ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ब्लड वेसल्स हमें टीथ में भी कई बार वो झंझनाहट सी होती है ना, तो झंझनाहट हो रही है इसका मतलब हमें फील हो रहा है, इसका मतलब जरूर वहाँ क्या है, नर्व्स है ना। नर्व्स नहीं होंगे तो फील कैसे होगा, तो नर्व्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, नर्व्स है। हमेशा ही झंझनाहट से फील होती है क्या, नहीं, हमेशा नहीं होती है, नॉर्मली। ये एनिमल डेंटाइन और पल्प, बस इसमें क्या याद रखना है, कुछ नहीं, ये 3 लेयर होते हैं और नर्व वेसल्स या ब्लड वेसल्स किस में मिलेंगी आपको, पल्प में, है ना। एनिमल सबसे हार्डेस्ट है, तो जनरली हमें कोई इंफेक्शन या वगैरह कुछ, जनरली दांत खराब होते नहीं है। दांत खराब कब होगा, जबकि आपकी हार्ड कवरिंग खराब हो गई, तभी कुछ चीज अंदर जा पाएगी, है ना। ये वैसे ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, तो जनरली खराब नहीं होगा। कब खराब होगा, जबकि ये सॉफ्ट होने लग जाए, ये सॉफ्ट होगा तब टूटेगा, घिसेगा, और फिर यहाँ पे सॉफ्ट होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये गलता जाएगा, तो अंदर की तरह डिप्रेशन बढ़ेगा। डिप्रेशन मतलब गड्ढा होगा ऐसा, है ना। तो बाहर की चीजें जो है, हम खाना खा रहे हैं गर्म या ठंडा, तो वो डायरेक्ट जितना ज्यादा वो होगा, जितनी बड़ी कैविटी बनेगी, उतना गर्म या ठंडा खाना उतना अंदर तक टच कर पाएगा, है ना। तो वो नर्व्स के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, तो वही फिर वो जो सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम है वो होगी। और अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो ये इन्फेक्शन पूरे दांत में फैल सकता है ना। तो फिर अगर बढ़ गया वो, तो फिर दांत खराब हो जाएगी, निकालने पड़ेंगे। यही चीज आपके पेज नंबर 100 पे दी है एनसीईआरटी लाया ठीक है। पेज नंबर 100 पे लास्ट में डीके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटाइन, यहाँ पे लिखा ही है डेंटल केरी या टूथ डीके मतलब भी खराब होना है। तो डेंटल केरीज या टूथ डीके क्या है, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग, ग्रेजुअल मतलब धीरे, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग, किसकी सॉफ्टनिंग, अरे पल्प तो पहले से ही सॉफ्ट है, बाकी तो हार्ड कौन है, एनिमल और डेंटाइन, इसमें भी हार्डेस्ट कौन है, ठीक। इट बिगिंस विद व्हेन बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन द सुगर प्रोड्यूसिंग एसिड्स that soften the or demineralizes the animal। तो ये सॉफ्टनिंग क्यों होती है, जब बैक्टीरिया किस पे काम करता है, शुगर पे क्या काम करेगा, डाइजेस्ट करता है ना, शुगर को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और बहुत सारे एसिड्स बनाता है। तो देखिए इसीलिए छोटे रहते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा क्या नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट से एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, चॉकलेट क्या इनफैक्ट कोई भी बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए, है ना। तो मीठी चीज़ों से क्या प्रॉब्लम है, मीठा मतलब क्या है, वो कौन सा न्यूट्रिएंट है, फैट है कि प्रोटीन है, क्या है, मीठा मतलब, अरे हर्षवर्धनो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोन डी मीठा लगता है कि तीखा लगता है ना। तो मीठी चीजें क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो मीठा कुछ भी रहे, या इनफैक्ट एज जनरल कोई भी कार्बोहाइड्रेट है हमारे दांत के पास में, और हम अगर वो हमारे दांतों के बीच में फंस गया है ना, हमने अच्छे से क्या गार्गल नहीं किया है, माउथ रिंस नहीं किया है, तो वो दांतों के बीच में ही फंस गया है, और ब्रश तो हम करते ही नहीं, तो दांतों के बीच में फंस गया और लंबे टाइम तक वो वहाँ रहने की वजह से क्या बैक्टीरिया एक्ट करेंगे उस पर, बैक्टीरिया एक्ट करेंगे मतलब क्या, बैक्टीरिया खाएंगे कार्बोहाइड्रेट को, और खाएंगे तो वो बैक्टीरिया ना, क्योंकि बहुत सारी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। मतलब एरोबिक मतलब एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस, तो उन सभी चीज़ों से फर्क पड़ता है। और वो जो खास बैक्टीरिया है, वो जब उन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं ना, तो कुछ एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिक सब्सटेंस। एसिड मतलब इतने एसिडिक नहीं, हमारे HCl जैसे, जो कि हमारे पेट में है। HCl तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना, उसका pH बहुत कम होगा,
पीएच जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक है ना। तो जो हमारे माउथ में ये रिलीज करेंगे बैक्टीरिया वो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, लेकिन 7 से नीचे होगा, 6 के पास, 5 के पास जिनका पीएच होगा ऐसे सब्सटेंस रिलीज करेंगे। और जो एसिड होगा वो धीरे 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 कोरोड करेगा हमारे किसको, एनिमल को धीरे 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 क्या करेगा, कोरोड करेगा, मतलब गलाएगा, है ना। और वही गलाएगा तो क्या होगा, एनिमल आपका थिन होता जाएगा, एनिमल थिन होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा। जितना थिन होगा उतना सॉफ्ट होगा, है ना, उतने। और वैसे ही डेंटाइन भी सेम, और वही प्रॉब्लम करेगा, फिर कैविटीज बनेंगी, डेंटल डिके होगा। masses of bacterial cells together with a food particle। इसीलिए जो हम अभी मेन रीजन क्या बताया इनके सॉफ्टनिंग का, अगर इनके सॉफ्टनिंग का मेन रीजन क्या हुआ, अरे किस वजह से सॉफ्ट हो रहे हैं, हाँ, एसिड की वजह से। एसिड कौन बना रहा है, वो बैक्टीरिया। एसिड की वजह से, है ना। एसिड कहाँ से बन रहा है, जब बैक्टीरिया वो कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं या डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं किसे, कार्बोहाइड्रेट्स को या शुगर्स को, है ना। और तो इसीलिए एसिड, हमें ये समझ में आ गया कि एसिड हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है, और खाना जरूर कुछ ना कुछ तो फंस ही जाता है दांत में। तो एक तो ये कि हम दांतों को अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि जब भी हम कुछ खाएं तो उसके बाद क्या करें, अच्छे से माउथ रिंस करें, है ना, कुल्ला करें, ठीक है, ताकि जो दांतों के बीच में चीजें फंसी हैं वो बाहर आ जाए। पहला तो ये। उसके बाद भी जब कुल्ला करते हैं फिर भी बहुत छोटे से पार्टिकल्स हो सकता है कि चिपके रह जाएं कहीं पे, तो उसके बाद भी हमें क्या करना पड़ता है, रोज सुबह शाम ब्रश करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्रश करते हैं जब, तो ब्रश हम किससे करते हैं, बस ब्रश उठा के ऐसे ही ब्रश कर लेते हैं, क्या, टूथपेस्ट से करते हैं। और टूथपेस्ट आप चेक करोगे तो टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक। तो यही बेस जो है इस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है क्या। चलो फिर आगे, masses of the bacterial cells together with the food particles stick in the teeth to form the dental plaques। हाँ, डेंटल प्लेक्स क्या होते हैं, तो डेंटल प्लेक्स हो सकता है, जनरली भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं, अक्सर जो दांतों के अंदर वाली साइड होती है, तो दांतों की बाहर साइड है जो कि हमें दिखती है, और एक अंदर की साइड होती है ना, जो कि जनरली नहीं दिखती है। वहां अंदर की साइड पे कई बार ना एक लेयर चढ़ जाता है, येलोइश टू ब्राउनिश कलर का एक लेयर चढ़ जाता है ना। वो कई, अगर ज्यादा मोटा, जनरली वो ऐसे ही साफ भी हो सकता है, अगर बहुत पतला है वो लेयर, तो अगर टीथ से बहुत टाइम तक साफ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो हार्ड हो जाता है तो फिर साफ नहीं होता है, फिर डेंटिस्ट के पास में जाके उसे निकलवाना पड़ता है ना। तो वो क्या होता है, वो एक खास लेयर होता है, जैसे कि हमारा ये इंसीजर है, इंसीजर ऐसा है, इंसीजर, हमारा जो इंसीजर टीथ है वो कैसा है, उसका शेप कैसा है, शेप जो हमारे प्रीमोलर्स और मोलर्स है उनका तो शेप क्यूब या क्यूबॉइड शेप में है ना। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा सरफेस है जिसपे वो ग्राइंड करते हैं, जिसपे चबाते हैं। इंसीजर तो ऊपर से पतले होते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनका काम ही क्या है, काटना, बाइट करना, है ना, कट करना, ठीक है। तो ये सामने की सरफेस है जो कि हमें दिखती है ना, जैसे कि हम चाहे वो हम मिरर में देख रहे हैं तो सामने ही दिखेगा। अंदर की साइड ये अक्सर नहीं दिखती है, और अक्सर यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरा कवर धीरे 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 बनने लगता है ना। और अक्सर ये येलोइश या ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेक। इसे क्या कहते हैं, प्लेक। तो पीछे एक दूसरे कलर का क्या है, दूसरा कवर बन जाएगा, अक्सर वो येलोइश या ब्राउनिश कलर का होता है। इसे क्या कहते हैं, PLAQUE, प्लेक, ठीक है। सिंस ये दांत पे है इसलिए हम कहते हैं इसे क्या, डेंटल प्लेक, ठीक है क्या। तो डेंटल प्लेक भी क्या है, तो वही लिखा है, masses of bacteria together with the food particle stick to the teeth to form dental plaque। तो ये डेंटल प्लेक क्या है, बहुत सारा हमारे फूड पार्टिकल्स ओवर टाइम वहां पे जमा होते गए, चिपके रहे, और साथ में ही बैक्टीरिया भी उनसे घुल गए,
तो ये उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया वही क्या है, डेंटल प्लेट। तो डेंटल प्लेट बना किससे है, तो फूड पार्टिकल से प्लस बैक्टीरिया से। ठीक है, अगर यही डेंटल प्लेक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर ये भी इंफेक्शन करवाएंगे दांत का, है ना, तो फिर दांत सड़ना चालू होगा। भाई सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस। हाँ, एक और चीज अभी तक अच्छा, हमारे ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं। सलाइवा क्या, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं। लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइल। पैंक्रियास, इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, उनकी वॉल्स में वो भी इंटेस्टाइनल जूस। ये सभी जो भी सिक्रीशंस हैं ये बेसिक होती हैं नेचर में, मतलब इनका पीएच 7 से ज्यादा होगा। एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट हमारा स्टमक, क्योंकि वहां क्या है, HCl, वहां क्या है, तो हमारे एलिमेंट्री कनाल के या डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी सिक्रीशंस हैं वो क्या है, बेसिक है इन नेचर में, एक्सेप्ट स्टमक। तो हमारा सलाइवा भी बेसिक है। तो जनरली हमारा सलाइवा भी ये इस एसिड से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सलाइवा भी क्या है, स्लाइटली बेसिक। और ये डेंटल प्लेक के फॉर्मेशन में भी, जब डेंटल प्लेक बन जाता है, अगर सलाइवा आपके एनिमल के कांटेक्ट में है तो अच्छी बात है, वो एसिड को काम नहीं करने देगा आपके एनिमल पे। और ये प्लेक क्या कर दे, अरे प्लेक मतलब क्या, कवरिंग, तो कवर बन गया दांत के पीछे। अब प्लेक बनने के बाद दांत के पीछे ये कवर बनने के बाद सलाइवा इससे टच हो पाएगा क्या, एनिमल से नहीं टच हो पाएगा। फिर ये बैक्टीरिया इस फूड पार्टिकल को जब डाइजेस्ट करेंगे तो बहुत सारा एसिड सिक्रीट करेंगे दांत पे, थोड़ा सा, और दांत वहां वो पीछे वाला फिर एनिमल का सरफेस क्या होगा, थिन होता जाएगा, कोरोड होता जाएगा। तो यही पॉइंट लिखा है कि सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस to neutralize the acid, and as plaque covers the teeth. Brushing the teeth after eating removes the plaque before bacteria produce acid. तो वही ब्रश कर लेते हैं, अगर खाना ये फूड पार्टिकल यहाँ जमा ही नहीं होगा तो प्लेक बनेगा ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। If untreated, microorganisms may invade pulp, causing inflammation and infection. और अगर हमने कुछ किया नहीं तो कुछ करेंगे नहीं तो धीरे धीरे क्या होंगे, माइक्रोब्स जो हैं, बैक्टीरिया, ये एनिमल को खाएंगे और धीरे धीरे एनिमल खत्म होता जाएगा, फिर डेंटाइन खत्म हो जाएगा, और डेंटाइन के बाद ये कहाँ पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट पल्प में। और पल्प में पहुंच गए तो फिर आपका पूरा दांत खराब, क्योंकि वही तो नर्व ब्लड वेसल्स हैं, तो फिर टीथ रिमूवल करवाना पड़ेगा। ये जो मैंने फोटो बनाया बेटा, ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसा मत समझना कि दांत में ऐसा सामने से हमें एनिमल दिखेगा कोने कोने पे, बीच में डेंटाइन दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मतलब ये मैंने 2 डायमेंशनल बनाया है, दांत तो ऐसा 3 डायमेंशन है ना, तो एनिमल चारों तरफ होगा, मैंने बीच में से ऐसा काटा है, और काटने के बाद जो फोटो दिखेगा हमें, काटने के बाद जो दिखेगा वो दिखाया है। नहीं तो ऐसे क्या होगा, साइड में क्या होगा, एनिमल होगा, उसके अंदर जैसे अर्थ पढ़ते हैं तो सबसे बाहर कौन सी लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर वाला ही कंसेप्ट है ना, वो 3 डायमेंशन में इसे इमेजिन करना, 2 डायमेंशन मत इमेजिन करना कि डायरेक्ट पिन चुबाएंगे या बीच में तो डायरेक्ट वो डेंटाइन में घुस जाएगा, नहीं, डायरेक्ट डेंटाइन में जा ही नहीं सकता, उसे एनिमल क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। अरे डायरेक्ट मेंटल में जा सकते हो क्या, क्रस्ट को पार करके ही जाओगे। तो ये टीथ फूड डीके हो गया। सलाइवरी ग्लैंड्स, तो हम बात कर रहे थे टंग की। टंग क्या है, कौन सा टिश्यू है टंग, मस्कुलर टिश्यू है, क्या है, मस्कुलर टिश्यू। टंग का काम क्या है, एक तो बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं तो टेस्ट काम है, दूसरा काम क्या है, एक तो बोलना, तीसरा है सलाइवा को फूड से मिक्स करना, ठीक है, और चौथा काम है बहुत इंपॉर्टेंट, स्वेलमिंग है, ठीक है। तो ये काम याद में वापस रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये याद रखना है ना, यही काम पूछेंगे कि टीथ का क्या काम है, टंग का क्या काम है, किस टिश्यू से बना है। तो टंग क्या है, मसल है, इसके ये 4 काम हैं, एक तो टेस्ट,
फूड से मिक्सिंग, सलाइवा की स्वेलविंग और स्पीकिंग की, ठीक है। उसके बाद में तो सर आप तो बोल रहे थे स्पीकिंग में तो साउंड बॉक्स काम करता है, तो टंग क्या कर रहा है? अरे स्पीकिंग तो सही बात है, स्पीकिंग में तो आवाज निकल रही तो साउंड बॉक्स करेगा, तो फिर टंग क्या कर रहा है? अरे साउंड बॉक्स की मदद से हम बोल पा रहे हैं या टंग की मदद से बोल पा रहे हैं? दोनों की मदद से, क्योंकि साउंड बॉक्स तो क्या बस आवाज बनाता है, उस आवाज को मॉडिफाई कैसे करना है ना, वो हमारा टंग मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो बोलने के लिए दोनों की जरूरत है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। उसके बाद स्वेलविंग लास्ट फंक्शन है। उसके बाद कौन बच गया? तो टीथ हो गया, टंग हो गया, इसके अलावा माउथ में कौन है? सलाइवरी ग्लैंड्स। कितने पेयर हैं सलाइवरी ग्लैंड्स? पेयर हैं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड राइट साइड में है वही सलाइवरी ग्लैंड लेफ्ट साइड में। तो कितने पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं? 3। सबसे बड़ा कौन है? पैरोटिड, जो कि हमारे यहाँ पे कान के बगल में है ना, कान के नीचे से लेके साइड तक, ये यहाँ पे क्या है? पैरोटिड ग्लैंड है ना। फिर उसके बाद अभी बात की थी लोअर जॉ की। लोअर जॉ का क्या नाम है? मैंडिबल। और मैंडिबल के नीचे एक है, उसका नाम क्या होगा? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो एक तो पैरोटिड, एक सब मैंडिबुलर, और एक होता है टंग के नीचे, है ना। टंग के नीचे को हम क्या कहते हैं? सब लिंगुअल। टंग का नाम क्या है? लिंगुआ, है ना। ये बताया था मैंने, लैंग्वेज से आया है, लैंग्वेज वर्ड से लिंगुआ बना है, तो सब लिंगुअल। इन तीनों का काम क्या है? सलाइवा प्रोड्यूस करना। और सलाइवा क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये तीनों ही किस टाइप के ग्लैंड्स हैं? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। ये तीनों के पास अपने क्या है? डक्ट। और ये डक्ट कहाँ ओपन होंगे? माउथ में। सलाइवा सिक्रीट करेंगे। तो अब बात करते हैं सलाइवा की। सलाइवा क्या है? सलाइवा ऐसे तो एक लिक्विड है जो कि पानी में मिला है, और कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिले हैं। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम मिला है सलाइवा में? जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, क्या नाम है उसका? सलाइवरी अमाइलेज, है ना। अमाइलेज, सिंस वो सलाइवा में, इसलिए सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा और क्या है सलाइवा में? क्या है? हाँ, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो एक तो है उसमें अमाइलेज है, सबसे मेन तो क्या है? वाटर है। ये तो नॉर्मल सी बात है ना। लिक्विड है तो वाटर है, अमाइलेज है, और वो एंटीबैक्टीरियल चीज है। उसका भी नाम पता है क्या? बताया था क्या मैंने? शायद नहीं बताया। उसका उसे टाइलिन बोलते हैं। कि आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद रहे तो ये याद रहना चाहिए कि ये क्या है? एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। तो पानी है, अमाइलेज है, और ये एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है। इसके अलावा सलाइवा अभी बताया कि एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक है। अब सलाइवा का काम क्या है? तो सलाइवा का काम एक तो यहीं से पता चल गया, अमाइलेज है मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। दूसरा काम भी पता चल गया, क्या? कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। और तीसरा काम क्या है? फूड को, सिंस वो लिक्विड सब्सटेंस है तो फूड को सॉफ्ट करेगा। फूड सॉफ्ट होने से क्या होगा? फूड सॉफ्ट होने से अच्छे से स्वेलो कर पाएंगे, फूड का मूवमेंट होगा। अगर सॉलिड ऐसा ही सूखा सॉलिड फूड रहेगा तो फंस सकता है कहीं पे भी, है ना। तो इसीलिए सलाइवा बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर कभी सलाइवा नहीं बन पाता है तो हम स्वेलो कर पाएंगे क्या? तो कई बार अगर सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, इनमें इंफेक्शन हो जाता है और सलाइवा अगर अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो इंसान स्वेलो नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद ये खत्म, फिर कहाँ खाना आएगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में खाना भी, फेरिंग्स क्या है? कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर, है ना। हमारे नेक में कॉमन स्पेस जो है फूड एयर, वहां, फिर वहां से फिर नीचे आएगा। 2 रास्ते दिखेंगे इसे, ट्रैकिया और ईसोफेगस। ट्रैकिया में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? एपिग्लॉटिस है ना। उसके ऊपर साउंड बॉक्स है और साउंड बॉक्स के ऊपर एपिग्लॉटिस है, तो कवरिंग वो बंद। जब स्वेलो करते हैं तो ट्रैकिया ऊपर शिफ्ट होता है ना, एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, तो बंद हो जाएगा। तो एक ही रास्ता बचा, कौन सा? ईसोफेगस से नीचे आएगा। अब बात करते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? तो एक नॉर्मल ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है।
ये जितना भी है ना सब में मसल कंपोनेंट है ना। नॉर्मल मस्कुलर ट्यूब, इसोफेगस का काम क्या है? फूड को ट्रांसफर करना है ना, फूड को ट्रांसफर करना। अब ये फूड को ट्रांसफर कैसे करेगा? आगे से पीछे एक खास तरह की मूवमेंट होती है, इसका नाम क्या कहते हैं हम? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस में क्या होगा? खाने, ये हमारा फूड है, खाने के पीछे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और आगे क्या होगा? रिलैक्सेशन। फिर जब ये खाना और आगे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा और आगे इसके क्या होगा? रिलैक्सेशन। तो ऐसे ही खाने को आगे धकेलता जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस की मदद से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से खाना इसोफेगस में हमारे फेरिंग से कहाँ पे आ जाएगा? स्टमक में आ जाएगा ना। ये पेरिस्टाल्सिस सिर्फ क्या इसोफेगस में ही होगा? खाना तो बेटा हर जगह ही बढ़ रहा है ना, यहाँ से बढ़ते बढ़ते स्टमक से जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर बाहर। तो खाना तो हर जगह ही बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पेरिस्टाल्सिस भी हर जगह होगा, सिर्फ इसोफेगस में नहीं, हर जगह। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर जगह होगा। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस क्या है? एक मस्कुलर मूवमेंट है। इसके अलावा और कुछ काम है क्या इसोफेगस का? तो और कोई काम नहीं। ठीक है, इसोफेगस से खाना एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है स्टमक में। स्टमक में हमें क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ है? स्टमक के वॉल्स में ही है ना, इसी वॉल्स में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट क्या करते हैं? इसी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट क्या करते हैं? पेप्सिन और एक तो पेप्सिन है ना। पेप्सिन क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन है ना। पी से पेप्सिन, टी से प्रोटीन। इसके अलावा क्या है? HCl। और क्या कुछ और? म्यूकस और क्या? HCl आपको ही पता है बहुत ज्यादा एसिडिक है, चीजों को जला सकता है, इसीलिए बचाने के लिए हमें एक म्यूकस की कवरिंग होती है, लेयर होता है, बचाता है। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला। प्रोटीन तो हर जगह ही, हर सेल ही प्रोटीन से बना है, तो अगर ये पेप्सिन को ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे तो हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स को भी डाइजेस्ट कर जाएगा। इसीलिए पेप्सिन को ऐसे रिलीज नहीं करते हैं। पेप्सिन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में रिलीज करते हैं जबकि वो काम नहीं कर सकता। किस, उसे हम क्या कहते हैं? पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन की फॉर्म में यहाँ स्टमक में रिलीज होगा, और स्टमक में ये पेप्सिनोजन किससे मिलेगा? HCl से। और जब HCl से मिलेगा तब जाके ये HCl पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। तो तब इसका मतलब पेप्सिन सिर्फ यही प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा। नहीं तो अगर मान लो पेप्सिन हमारे स्टमक वॉल को ही डाइजेस्ट करने लग जाए, तब तो स्टमक वॉल में ही छेद हो जाएंगे, तो खाना स्टमक से निकल के इधर आसपास की जगह में आ जाएगा, है ना। फिर हम वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, मर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें। उसके बाद खाना यहाँ पे सीधे जैसे इसोफेगस में आ रहा था और निकल जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी होगा क्या? नहीं, यहाँ पे खाना रुकता है 2 से 4 से 6 घंटे तक। खाना क्या होता है? यहाँ पे राउंड एंड राउंड घूमता रहेगा, है ना। इसे चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, ताकि क्या हो जाए? एक तो HCl अच्छे से मिल जाए खाने से, पेप्सिन अच्छे से मिल जाए। HCl का काम क्या है? एक तो पेप्सिनोजन को वो पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा काम क्या है? HCl है तो एसिडिक है, किसी भी चीज को मार सकता है, बाहर से बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजेनियस को किल कर सकता है। मेनली ये 2 काम है। अब मैं पूछूं म्यूकस का काम क्या है? HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारे वो पूरे बॉल्स को। यहाँ पे स्टमक में खाना रहता है 2, 4, 6 घंटे तक। खाना जब स्टमक में रहेगा ना, तभी हमें भूख नहीं लगेगी। खाना खाने के कम से कम 2, 4, 6 घंटे तक भूख नहीं लगती है ना। क्यों? क्योंकि तब तक हमारे स्टमक में वही खाना घूमता रहता है। जैसे जैसे वो खाना फिर आगे बढ़ता जाएगा और स्टमक खाली होता जाएगा, तो क्या होगा? फिर हमें फिर से भूख का एहसास होने लग जाएगा। तो जब आपका स्टमक खाली है तब आपको भूख लगेगी, स्टमक में खाना है तो भूख नहीं लगेगी। ठीक है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, यहाँ और यहाँ पे। स्फिंक्टर्स क्या है?
क्या मसल वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन मतलब ये मसल ट्यूब है, कंस्ट्रिक्ट हो जाना मतलब सिकुड़ जाना, तो वहाँ पे मोस्टली कंस्ट्रिक्शन ही रहता है। स्फिंक्टर्स क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट, नॉर्मल ट्यूब ऐसा था, ये हमारा ईसोफेगस ऐसा है सीधा, और नॉर्मली हम डायग्राम कैसा बनाते हैं, ये ऐसा हो गया, सीधे आ रहा है और सीधे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे जो मसल है वो सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ जाएंगे तो रास्ता एकदम नैरो सा हो जाएगा, सकरा सा रास्ता हो जाएगा, इवन ज्यादा सिकुड़ जाएंगे तो बंद भी हो जाएगा, है ना। तो ये कंस्ट्रिक्शंस जो होते हैं इन्हीं को स्फिंक्टर्स बोलते हैं। तो स्फिंक्टर कोई ऐसा अलग सा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई अलग नई चीज नहीं आ गई है, वो है मसल ही, लेकिन वो हमेशा ही कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहता है। वो कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहता है तो खाना वो रास्ता बंद रहता है। अब यहाँ पे HCl है, ये HCl इधर भी जा सकता है, कहाँ पे, ईसोफेगस में, ये HCl आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जा सकता है, तो वहां पे ना जाए इसलिए हम जनरली उस रास्ते को बंद रखते हैं। जब हम खाना खाते हैं, स्वैलो करते हैं, तभी वो रास्ता खुलता है, फिर स्वैलोइंग खत्म तो वो भी रास्ता फिर से वापस बंद, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन। कितने पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, 3। कौन कौन, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट है ना। जेजुनम सबसे लार्जेस्ट है और इलियम इन बिटवीन, ठीक है, मिडिल में। डिओडेनम में क्या होगा, देखो अभी तक क्या क्या डाइजेस्ट हो चुका है, माउथ में क्या डाइजेस्ट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट, स्टमक में क्या डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन। अब क्या बचा डाइजेस्ट होने को, क्या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुके हैं क्या 100%? तो नहीं, माउथ में हमारे सिर्फ कितना % कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, 30%, है ना। वैसे स्टमक में भी पेप्सिन सभी पूरे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर देता है, पेप्सिन प्रोटीन्स को बहुत कम 30-40% ही डाइजेस्ट करता है, बाकी सभी चीजें कहाँ डाइजेस्ट होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ, मेनली डिओडेनम में। क्यों, क्योंकि डिओडेनम के पास ही देखो लीवर से भी सिक्रीशन आ रहे हैं और पैनक्रियास से। पैनक्रियास क्या बनाएगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम। अब इन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में हर चीज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन को भी, फैट को भी, सब डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स है किसके पास, पैनक्रियास के पास। हमें भी पता है कि जैसे गैस्ट्रिक जो स्टमक है उसकी वॉल्स में क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वैसे ही सेम टू सेम स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में भी क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स रिलीज करेंगे, क्या डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स रिलीज करेंगे, जैसे पैनक्रियास हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज कर रहा था ना एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को भी, फैट को भी और प्रोटीन को भी। कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज। फैट को कौन डाइजेस्ट करता है, फैट का दूसरा नाम लिपिड है ना। एज मतलब मारना, तो लाइपेज, लिपिड से लाइपेज। तो अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले का नाम एक नहीं होता है, कई सारे। यहाँ पे पेट जो स्टमक में रिलीज होता है, पेट, पेप्सिन, प्रोटीन, है ना, सभी पीपी। जो स्टमक में रिलीज होता है वो पेप्सिन होता है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है वो एक्चुअली पेप्सिन नहीं होता है, वो क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, है ना। पेप्सिन है ना, वैसे इसका उसी वैसा ही साउंड करने वाला क्या है, ट्रिप्सिन। एक होता है ट्राइमोट्रिप्सिन, है, ऐसे अलग अलग नाम है, लेकिन मेनली बस ट्रिप्सिन। तो स्टमक में पेप्सिन और बाहर ट्रिप्सिन। क्या डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन, ठीक है। तो ये डिओडेनम में डाइजेस्ट होगा, बचा कुचा किसमें डाइजेस्ट होगा, जेजुनम में, और जेजुनम में ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, डाइजेशन। का नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए हमें, ज्यादा सरफेस एरिया, है ना, ज्यादा सरफेस एरिया। और ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा कौन, अरे कौन बढ़ाएगा, विलाई, विलाई।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे हम अगर हम बीच से काट के देखेंगे कि उसके अंदर है क्या, तो उसके अंदर हमें क्या दिखेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा सर्कुलर सा है ना, सर्कुलर सा है, और बीच में हमें क्या दिखेंगे? ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे ऐसे। ये हमारी वॉल है ना, ये तो वॉल ही है, ये वॉल मसल की बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारी चीजों की बनी होगी, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, यही प्रोजेक्शंस क्या हैं? विलाई। ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने से हुआ क्या? सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो उससे क्या फायदा है? जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना डिफ्यूजन इजीली हो सकता है। डिफ्यूजन तो जानते हैं, किसी भी चीज का मूवमेंट किसी एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस, अगर वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या है? डाइजेस्टेड फूड ज्यादा है, बाहर डाइजेस्टेड फूड है नहीं। अच्छा, वो एब्जॉर्ब होके जाएगा कहाँ? ब्लड में, है ना। ब्लड है मतलब ब्लड वेसल्स भी होना चाहिए, ब्लड ऐसे तो घूम नहीं रहा है, तो ब्लड वेसल्स होंगे कहाँ? तो इसी विलाई में। अगर एक विलाई का अगर मैं फोटो बनाऊं, एक विलाई ऐसा है जैसे कि अभी हमने देखा था किसमें? टीथ में जो पल्प था, पल्प में बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स थे, वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे और क्या होंगे? नर्व्स होंगे। ब्लड वेसल्स मतलब कुछ ब्लड लाने वाले और कुछ ब्लड ले जाने वाले। लाने वाले को हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज, और ले जाने वाले कौन है? वेन्स, है ना। और बीच में कौन रहते हैं? छोटे छोटे कैपिलरीज, है ना। आर्टरीज डिवाइड होके कैपिलरीज बनाती हैं, वो फिर से यूनाइट होके वेन्स बनाती हैं। तो वो तो आपको दिखेगा ही, और साथ में आपको क्या दिखेंगे? बहुत सारे नर्व्स भी दिखेंगे, ठीक है क्या? और जो खाना वो हमारा डाइजेस्ट होगा वो डिफ्यूज होके यहाँ से अंदर चला जाएगा ना, विलाई में चले जाएंगे। और विलाई में कहाँ जाएगा? विलाई में वो किसमें जाएगा? ब्लड वेसल में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है? डिओडनम, जेजुनम, तो जेजुनम में ही आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया, और जेजुनम में क्या स्टार्ट हो गया? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। इलियम में आते आते लगभग एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है, बहुत कम चीजों का ही एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ खास विटामिन वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद खाना कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी क्या है? 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये लास्ट वाला पार्ट, है ना। ये फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? सीकम। सीकम में ही ये इलियम आके कनेक्ट होगा, है ना। और सीकम के बाद ये जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जो कि ऊपर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर नीचे उतर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? कोलोन। और लास्ट में एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या कहेंगे? रेक्टम। तो ये तीनों क्या हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इनका अलग अलग खासियत क्या है? तो सीकम, सीकम में सबसे पहले याद करोगे तो एक चीज आपको मिल जाएगी, अपेंडिक्स। क्या है ये? वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई काम खास है नहीं, है ना। इसके अलावा सीकम में दूसरा याद करोगे तो क्या मिल जाएगा? कि इलियम कनेक्ट होता है सीकम में। तो 2 चीजें, एक तो अपेंडिक्स और यही कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। तीसरी चीज एक और जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, है ना। ये बैक्टीरिया हमारे लिए खतरनाक नहीं है, ये अच्छे हैं हमारे लिए। ये हमसे किस रिलेशन में है? सिम्बायोटिक रिलेशन में, है ना। सिम्बायोटिक मतलब हम भी उसके लिए, उनके लिए कुछ कर रहे हैं और वो भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, और किसी को भी हार्म नहीं हो रहा है, ना हमें ना उनको, ठीक है। उनको रहने के लिए, खाने के लिए जगह मिल रही है, और बदले में वो कुछ चीजें हमें क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, या कुछ चीजें बना के दे रहे हैं। हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स जो कैटल्स होते हैं, जो घास पत्ती खाते हैं, उनमें तो वो क्या डाइजेस्ट कर देते हैं? कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर देते हैं जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज। क्या डाइजेस्ट करते हैं? ये सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है? जो सेल वॉल होती है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज बहुत होता है। तो वो सेल्यूलोज जो भी कंटेंट है वो हम पत्ती घास नहीं खा सकते हैं, चबा सकते हैं मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं है जो कि इन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया किनके पास है? हर्बीवोर, जो कैटल्स हैं, जो कि खाते हैं। तो एक तो वो ये डाइजेस्ट करते हैं, बाकी हमारी बॉडी में क्या करते हैं? तो हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स बनाते हैं, जैसे कि विटामिन के, ठीक है। सीकम खत्म हो गया। कोलोन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कौन था? स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम है ना, मिडिल वाला। यहाँ पे भी मिडिल वाला कोलोन यही लार्जेस्ट है। ये अब ये इसके भी 3 पार्ट है फर्दर। एक तो असेंडिंग, एक ऊपर चढ़ने वाला राइट साइड से, एक ट्रांसवर्स जो कि इधर जा रहा है ट्रांसवर्सली, और एक डिसेंडिंग जो कि लेफ्ट साइड पे उतरेगा। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ये 3 पार्ट है। कोलोन लार्जेस्ट है, बाकी ऐसा कोई खास और अलग कुछ है नहीं। रेक्टम क्या है? ये पाउच स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या स्टोर होगा? अनडाइजेस्टेड फूड या पीसेस, ठीक है। बाकी इन तीनों में कलेक्टिवली क्या होगा? इनका काम क्या? लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? वाटर एब्जॉर्ब करना। तो इनका मेन काम क्या है? अरे बाकी सब तो खाना एब्जॉर्ब हो ही गया, डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब हो ही गया, बचा क्या है? वाटर है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ही मेन काम है। किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन पे आपको ऐसे पाउच दिखेंगे बहुत सारे। हम जब भी लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं तो ऐसे ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या बहुत सारे क्या दिखेंगे? इन पाउच को ही हॉस्ट्रेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये पाउच का क्या काम है आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो जल्दी से आओ, जिसके पास NCERT है, पेज नंबर 101 पे। 101 पे जो बीच में टेबल दिख रहा होगा, बॉक्स क्वेश्चंस का, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक के बीच का डिफरेंस बताइए। थर्ड बात करें तो और क्या हो सकता है डिफरेंस? ऑटोट्रॉफिक ऑटो रिलीज करता क्या? ऑक्सीजन रिलीज करता। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? खाने के साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में बनता है। हेटेरोट्रॉफिक में ऑक्सीजन रिलीज होता है क्या? नहीं, उल्टा हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और बोलिए सर। ऑटोट्रॉफिक में वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। ऑटोट्रॉफिक में वाटर, ठीक है। ये वाटर वाला पॉइंट ऑक्सीजन के साथ ही जोड़ दो। वाटर तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, वो तो हम भी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वाटर रिलीज होता है। अरे इसी का उल्टा है ना, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसी का उल्टा है रेस्पिरेशन वाला। तो वाटर तो दोनों ही साइड है, तो कोई वाटर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। गैसेस का अपने को स्पेशल ध्यान रखना है, CO2 और O2 का। इसके अलावा एक पॉइंट जो आपकी बुक में दिया है ये ऑल इन वन में, और वो ठीक भी पॉइंट है कि अक्सर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके बाद में डाइजेशन नहीं करना पड़ता है। डाइजेशन क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि हम जो खाना बनाते हैं वो इटसेल्फ सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अरे ग्लूकोज खुद में ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब उसे डाइजेस्ट करके और सिंपल क्या करोगे? तो उसके बाद डाइजेशन नहीं होता। जबकि हेटेरोट्रॉफिक में हम तो बाहर से कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन खा रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है? डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो हेटेरोट्रॉफिक में आपको डाइजेशन की जनरली जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप एग्जांपल्स दे सकते हो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन फॉलो करता है? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन? अरे सब एग्जांपल दो ना। एनिमल्स क्या है? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और एनिमल्स। अरे हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। वेयर डू द प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो अभी बात कर ली। अरे रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? उसे रॉ मटेरियल चाहिए क्या? दो ही तो रॉ मटेरियल चाहिए, CO2 और वाटर। वाटर कहाँ से मिल जाएगा उसे? टमाटर के थ्रू। वाटर कहाँ से मिल जाएगा? रूट से। रूट से आएगा कैसे ऊपर वो वाटर? फ्लोएम नहीं बेटा, जाइलम की मदद से। किससे? जाइलम है ना। वाटर, जाइलम, एक्स, तो W आसपास है ना, WX। समझ नहीं आएगा। W फॉर वाटर, X फॉर जाइलम, ठीक है। तो जाइलम की मदद से ऊपर आएगा। और वैसे ही जाइलम के पास में एक और पाइप होता है फ्लोएम, उससे क्या जाता है? फूड जाता है, ठीक है। और स्टोमेटा की मदद से CO2 आएगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है, अब देखो इस पे भी डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन अगर ट्रू मार्क का है तो बस आप इतना लिख के खत्म कर सकते हो कि CO2 आता है स्टोमेटा की मदद से और वाटर आता है रूट्स
उसकी मदद से वो जाइलम के उससे ऊपर चढ़ जाता है। इतने में खत्म है, ठीक है, 2 मार्क के लिए ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए आता है तो फिर क्या? तो फिर और उसे एक्सप्लोर करो। आप देखो यही सभी चीजें होती हैं जो कि, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपना दिमाग भी लगाओ। क्वेश्चन आंसर रटने और इससे मतलब नहीं। हो सकता है मैं सिर्फ आपको इतना ही आंसर लिखवाऊं 2 मार्क के हिसाब से, लेकिन हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क 5 मार्क का आ गया है, तो फिर आप उस चीज को और एक्सप्लोर करो। जो आपने आंसर लिखा उसे और एक्सप्लोर करो। आप जैसे और एक्सप्लोर क्या कर सकते हैं, तो आपने ये तो लिख दिया कि CO2 किससे आ रहा है, स्टोमेटा से, तो आप फिर स्टोमेटा को बताओ स्टोमेटा क्या है। तो स्टोमेटा किससे बना है? 2 गार्ड सेल्स से। वो कब खुलते हैं कब ओपन होते हैं ये बताओ। कि जब उनमें पानी जाता है तब फूल जाते हैं, पहले हो जाते हैं तो स्टोमेटा खुलता है। और जब हमें वो स्टोमेटा क्लोज करना होता है तब वो गार्ड सेल क्या करते हैं, वाटर लूज कर देते हैं, है ना? अरे हाँ, ये बता सकते हैं। उसमें रूट्स में हम क्या बता सकते हैं कि जाइलम की मदद से वो जाता है। जाइलम की मदद से अब भी कैसे जाता है, तो एक तो आप इन दोनों का डायग्राम बना सकते हो, स्टोमेटा का, साथ में जाइलम को दिखा दो। और अच्छा, वाटर क्यों आएगा जाइलम के पास में, जाइलम में क्यों जाएगा? ये चीजें आपने लास्ट ईयर में से पढ़ी होंगी। जाइलम फ्लोएम लास्ट ईयर आया था, तो जाइलम फ्लोएम अगर लास्ट ईयर का याद हो तो उसमें जाइलम में भी वो ऑस्मोटिक प्रेशर से पानी खींचते हैं अंदर, है ना, और उससे मूवमेंट होती है। तो आप ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि पानी अंदर कैसे आता है जाइलम के। तो डिपेंडिंग ऑन ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, आप आंसर और बड़ा कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड? HCl का रोल क्या क्या है, अभी बात की हमने बहुत सारी, क्या क्या काम है। सबसे पहले तो पैथोजेंस, बाहर से जो भी माइक्रोब आएगा उसे मार देगा। दूसरा काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करता है। और तीसरा, पेप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, तो एक टाइप से डाइजेशन में हेल्प कर ही रहा है। और कुछ काम है क्या बताओ? मेनली यही काम है, ऐसे छोटे मोटे काम ढूंढने पे यही मेन 2 काम है। इसी को अब आप एक्सप्लोर करने को और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर माइक्रोब्स को मार रहा है, अगर नहीं मारेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर इसमें कमी आ गई तो क्या होगा, HCl अगर कम बन रहा है तो फिर आपका पैप्सिन कन्वर्ट नहीं होगा, तो एक तो आपको इनडाइजेशन होगा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। और अगर ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम है। ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, एसिडिटी होगी। एसिडिटी होगी तो क्या होगा, थोड़ा सा एसिड इधर पहुंचेगा, कहाँ पे, इसोफेगस में। इसोफेगस में पहुंचेगा तो जलन होगी एसिडिटी में जो होता है, और थोड़ा सा एसिड इधर भी तो पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां क्या होगा, वहां पे भी तो जलन हो सकती है, नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है, होती भी है। वो तो जलन वलन जो होगी वो होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में खास है, इसोफेगस में कुछ हो नहीं रहा था खास, बस मूवमेंट हो रहा था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी तो हो रहा है। और वो सभी डाइजेशन बेसिक एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। ये बीइंग एसिडिक, HCl एसिडिक है तो वो वहां जाके एनवायरनमेंट चेंज कर देगा, एसिडिक कर देगा, तो वो वहां पे भी डाइजेशन नहीं होने देगा, क्योंकि वहां जितने भी लीवर से निकले एंजाइम्स हैं, पैंक्रियाज से या इंटेस्टाइन से निकले एंजाइम्स हैं, उनको कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, बेसिक। लेकिन ये आके क्या कर देगा, एसिडिक, तो ये काम नहीं करने देगा किसी को। और साथ में एक और चीज, क्योंकि ये एसिड है, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो अभी भी भले ही म्यूकस हर जगह है, अरे म्यूकस सिर्फ स्टमक में ही है क्या, नहीं, स्टमक में सबसे ज्यादा है, लेकिन म्यूकस इधर भी तो है। अगर बहुत ज्यादा एसिड हो गया तो ये भी हो सकता है कि म्यूकस को भी वो पार करके कहां पहुंच जाए, वॉल तक पहुंच जाए, है ना, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल तक पहुंच जाए। और वॉल तक पहुंचेगा तो क्या कर सकता है, वहां पे घाव बना सकता है, वुंड बना सकता है ना, उसे अल्सर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्सर्स कॉज कर सकता है। चलो, तो ये एसिड का काम, पैथोजेंस और पेप्सिनोजन को पैप्सिन में। थर्ड काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है, सिंपल डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट टू सिंपल। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ताकि हम एब्जॉर्ब कर सके इजीली और असिमिलेट, उसका खाने का यूज कर सके। तो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स टू सिंपल इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब इट एंड एसिमिलेट इट, है ना। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है,
फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है कि वो डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, विलाई। विलाई से क्या हो जाएगा, फूड एब्जॉर्ब। फूड एब्जॉर्ब तो हो जाएगा। विलाई में ऐसा क्या है कि फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर देगा। ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स तो हर जगह ही है एग्जैक्टली। ऐसे देखिए तो ब्लड वेसल हर बॉडी की हर पार्ट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हर पार्ट को ग्लूकोज चाहिए न्यूट्रिशन के लिए। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज लाएगा कौन, ब्लड। मतलब हर पार्ट के पास ब्लड है। ऐसा कोई ब्लड डिवॉइड पार्ट तो है नहीं, ऐसा कोई पार्ट तो है नहीं जिसमें ब्लड नहीं जाता है। ब्लड तो हर जगह ही जाता है। इवन आप बाल भी उखाड़ लोगे तो वहां भी थोड़ा सा खून निकलेगा। तो ब्लड रीजन नहीं है विलाई का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने के लिए। क्या रीजन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से हो क्या रहा है, स्पेस नहीं, सरफेस एरिया। क्या, सरफेस एरिया। क्या, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा जगह होगी डिफ्यूजन के लिए, है ना। तो विलाई कैसे हेल्प करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजीली एनसीईआरटी लॉ ओकल से। कोई डाइजेशन में इश्यू है क्या, चलो इसके बाद नेक्स्ट इसी से जुड़ा टॉपिक रेस्पिरेशन। जल्दी से देखो, रेस्पिरेशन आप जानते हो दो पार्ट। रेस्पिरेशन में क्या क्या है पार्ट्स। रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से वो तो कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो। ब्रीदिंग मतलब सिर्फ हमारा क्या है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जो कि हम अपने लंग्स की मदद से लेते हैं। तो एक है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है बेटा, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। अब ये एक्सचेंज होके ये CO2 O2 जाएंगे कहाँ, मतलब मान लो हम ऑक्सीजन लेते हैं इंस्पिरेशन में, तो ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, कहाँ जाता है, कोई भी चीज एब्जॉर्ब होके कहाँ जाती है, ब्लड में। तो ब्लड है और ब्लड ले जाएगा, तो ब्लड क्या करेगा, उसका हर ऑर्गन तक ले जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एक तो गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग मतलब क्या हो गया, ये सभी गैसियस ही है। अरे गैस से ही रिलेटेड तो है, CO2 ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो ब्रीदिंग में क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम CO2 बाहर दे रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं, O2, है ना। तो एक्सचेंज कर रहे हैं। दूसरा क्या है, ब्लड में जाएगा, और ब्लड में क्या होगा, ब्लड क्या करता है, करेगा, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट। तो एक तो गैसियस एक्सचेंज हो गया और दूसरा क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट। और ये ऑक्सीजन पहुंचेगा कहाँ, लास्टली माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में, हर सेल में। और सेल में भी कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, जो हमारा खाना है जैसे ग्लूकोज, उससे हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे और क्या बनाएंगे, एनर्जी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेप को ही रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो ये सब भी है, तो उसको बस एक स्पेशल नाम दे दिया, सिंस वो हर सेल में हो रहा है, इसलिए हम उसे बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। या कई जगह पे इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन को ही, क्योंकि वो सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब फूड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के क्या बना दिया, एनर्जी बनाने के प्रोसेस को। और ये होगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है क्या, यस। कोई प्रॉब्लम। अगर मैं पूछूं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, अरे कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा ब्रीदिंग में, नॉस्ट्रिल, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, यस, है ना। नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होके फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग्स। लंग्स में भी वो ब्रोंकस और डिवाइड होते जाएंगे, ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में क्या बनाएंगे, एल्वियोलाई। तो कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब मेनली कौन, लंग्स। ट्रांसपोर्ट में हम मैं किस ऑर्गन की बात करूंगा, ब्लड और ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड और ब्लड वेसल्स। और ये तो सेल की बात हो रही है। तो रेस्पिरेशन में इतने में कोई प्रॉब्लम है, ये पार्ट हमने देख लिया है। लंग्स का कैसे बाइफर्केशन होता है, कितने लंग्स होते हैं, 5 होते हैं कि 6, कितने होते हैं, 2। ठीक है, ये सब देख लिया है। एल्वियोलाई क्या होती है, लास्ट जो सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे कि एल्वियोलाई है क्या, तो एल्वियोलाई ऐसे बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं,
और इनके थ्रू ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, डिफ्यूजन होता है ना, गैस का डिफ्यूजन होता है। ये बात कर ली, इसकी बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट में बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। चलो जल्दी से वो बुला लो लड़के को, कान या पीछे जो बैठे। मिनट चाहिए अपने। ये हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, है ना? तो ये हार्ट में मैंने ऐसे 4 चैम्बर्स बना दिए हैं। सबसे ऊपर हम आर्टरी, अरे ऊपर वालों का क्या नाम है, एट्रियम। एट्रियम बेटा, ऑरिकल नहीं, ऑरिकल नहीं, एट्रियम। ऑरिकल एट्रियम का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। मेन पूरे चैम्बर का नाम क्या होता है, एट्रियम, और नीचे वालों का नाम क्या होता है, वेंट्रिकल। क्या नाम होता है? अच्छा, इसमें भी राइट और लेफ्ट है। तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब ये क्या है, हार्ट है। हार्ट क्या चीज है, ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन है ना। पंप करने वाला मतलब क्या, कुछ ब्लड आएगा, ये धक्का मार के आगे पहुंचा देगा, ब्लड आएगा धक्का मार के आगे पहुंचा देगा, बस सिंपल इतना सही काम है इसका। धक्का कैसे मारेगा, जैसे कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या हो रहा था कि खाने के पीछे जो वो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा था, तो खाना आगे सरक जा रहा था। सेम यही करेगा वो, कॉन्ट्रैक्शन की मदद से खाना आगे सरका दे रहे थे ना पेरिस्टाल्सिस में। यहाँ पे भी ब्लड को कैसे ये पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्शन की मदद से। ठीक है क्या? तो हार्ट करता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब हार्ट कितना बड़ा है पता है आपको ना, आपके फिस्ट के शेप का, फिस्ट मतलब मुक्का अगर बनाओगे तो लगभग इतना ही साइज का आपका हार्ट, किसी का भी हार्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट में पंप अगर कर रहा है, ब्लड आ रहा है, तो कहीं ब्लड जा भी रहा होगा। ब्लड आएगा किससे, किसी पाइप से ही आएगा, और ब्लड जाएगा भी किसी पाइप से ही। ठीक है, देखो अब लेकिन ब्लड भी अलग अलग टाइप के हैं। कुछ ब्लड कैसे हैं, ऑक्सीजन से घुले हुए, और कुछ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाले हैं। ऑक्सीजन से घुले हुए ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड। और वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है उसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, नो सर। ठीक है, चलो यह तो जनरली जो एट्रियम होते हैं वो वेंट्रिकल से छोटे होते हैं। जो 4 मैंने वो बनाए, 4 चैम्बर्स बनाए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों सेम साइज के नहीं होते हैं। जो वेंट्रिकल्स नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना, और बड़े होते हैं। और इनमें भी सबसे बड़ा कौन होता है, तो एक्चुअली सबसे बड़ा ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो सबसे नीचे। ये ऊपर कौन है बेटा, राइट। मैंने बताया था जब भी हम फोटो बना रहे हैं तो हम अपने आप को बना रहे हैं सामने से। ये देखो कि हम शीशे में देख रहे हैं, तो राइट साइड ये वाला नहीं है, राइट साइड तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे बड़ा कौन मिलेगा आपको, लेफ्ट। उसके बाद और फिर ये लगभग सेम ही साइज के होते हैं दोनों, लेकिन फिर भी आप ये सीक्वेंस याद रख सकते हो। ठीक है क्या? अच्छा, आप देखते हैं कि कौन से ब्लड वेसल आते हैं, कौन से जाते हैं। तो देखिए बॉडी से आपको ही पता है कि आर्टरीज ब्लड लेके आती हैं ऑर्गन्स के पास। आर्टरीज डिवाइड होके क्या बनाती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। उन कैपिलरीज में से ऑक्सीजन चला जाता है सेल्स के पास, और वो क्या करते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आपको ही पता है कि लास्ट में क्या बनेगा, एनर्जी तो बनेगी, उसके साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। कौन है वो, CO2। इस CO2 को वापस वो किसे दे देते हैं, कैपिलरीज को। कैपिलरीज फिर से यूनाइट होके क्या बनाती हैं, वीन्स। और ये सभी वीन्स, अरे वीन्स तो हर जगह ही बन रही है, बॉडी के इस पार्ट में भी, इस पार्ट में भी, हर जगह। और ये सभी वीन्स कलेक्ट हो के बड़ी वीन बनाती है, बड़ी वीन बनाती है, और सबसे बड़ी वीन बनाती है। सबसे बड़ी वीन का नाम क्या है, वीना कावा। क्या, वीना कावा। तो 2 वीना कावा है। एक तो जो हार्ट के ऊपर वाले स्ट्रक्चर से आ रहा है, जैसे कि हमारा
पूरा ब्रेन, फेस, नेक और इवन हमारा जो अपर आर्म है, मतलब अपर लिम्ब, मतलब आर्म, हमारे हाथ, इन सब से क्या आता है? ऊपर वाला वीना कावा। ऊपर वाला मतलब सुपीरियर वीना कावा। तो दो वीना कावा होते हैं, एक तो ऊपर वाला जो कि हार्ट के ऊपर वाले स्ट्रक्चर से आ रहा है, और एक नीचे वाला जो कि हार्ट के नीचे वाले स्ट्रक्चर से। तो ये है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, और वीना VENACAVA, तो इसे शॉर्ट में मैं लिखूंगा SVC। VC मतलब वीना कावा, SVC मतलब सुपीरियर वीना कावा, IVC मतलब इंफीरियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो देखो, और वीना कावा अगर मैं पूछूं तो किससे बना है, तो बहुत सारे वीन से मिलके वीना कावा बना है ना? दो वीन मिल गए तो बड़ी वीन बनेगी, फिर वो आगे जाके और दो वीन मिल गए तो और बड़ी वीन बनेगी, तो जो सबसे बड़ी वीन से वो है। ये दोनों ही कहाँ ओपन होंगे बेटा? कहाँ ओपन होंगे? किस चैम्बर में? देखो, वो ब्लड, हमारा जो ब्लड है ना, उसका वो मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ ही होगा। ऊपर से नीचे की तरफ मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल की साइड में। तो ये दोनों ही कहाँ ओपन होंगे? राइट एट्रियम में। कहाँ ओपन होंगे? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ओपन होंगे, मतलब यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। अब मुझे बताओ, वीना कावा में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? अरे उसका नाम ही वीन है। वीन में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए मैंने वीन ब्लू से बनाते हैं, इसीलिए मैंने ब्लू से बनाया है। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ पे आ गया? राइट एट्रियम में। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा ये ब्लड? राइट एट्रियम में ही रहेगा क्या? नहीं, राइट एट्रियम में नहीं रहेगा, ये धक्का मारेगा। धक्का कैसे मारेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये राइट एट्रियम में ब्लड आया, ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ब्लड कहाँ बढ़ेगा? राइट वेंट्रिकल की तरफ। क्यों? वापस तो वीना कावा में जा सकता है। अरे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नींद, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप थोड़ा सा ब्लड इधर भी आएगा तो थोड़ा उधर भी तो जाएगा। अरे आप नॉर्मल बलून कुछ भी फुलाइए और बीच में से दबाओगे तो पानी या जो भी हवा है दोनों साइड जाएगी ना। तो फिर इसमें क्यों बोल रहा हूँ सिर्फ राइट वेंट्रिकल में जाएगा? स्फिंक्टर नहीं, यहाँ बोलते हैं इसे वॉल्व। स्फिंक्टर मैंने बताया कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। स्फिंक्टर वो मसल्स ही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वॉल्व्स अलग चीज होती हैं। जैसे कि अब ये सोचो, लेट्स ये हमारा रूम क्या है? राइट एट्रियम, और इधर से कौन आ रहा है? वीना कावा। वीना कावा ब्लड लेके आ रहा है, हमें ब्लड को इस रूम से वो अगले वाले रूम में, वो है हमारा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, वहां पे भेजना है। ठीक है, तो हम आप खुद सोचो, अगर यहाँ से वहां भेजना है तो हम क्या करेंगे? पहले ब्लड इसमें भर लेंगे, फिर हम ये दरवाजा को क्या करेंगे? बंद करेंगे। ये दरवाजा बंद किया, उसके बाद इसे हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड के पास जगह ही कहाँ बची? बस वो रास्ता बचा। ये रास्ता तो हमने पहले ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है क्या? तो वॉल्व की वॉल्व में इसी वजह से ही ब्लड कहाँ जा पाता है? सिर्फ आगे की तरफ। आगे कौन है? कौन है आगे? राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। तो देखो, इसका मतलब कि वीन्स और राइट एट्रियम के बीच में एक दरवाजा है, यहाँ पे एक दरवाजा है। दरवाजा मतलब वॉल नहीं, वॉल्व, VALVE, वॉल्व। यहाँ इन दोनों के बीच में भी एक वॉल्व है। फिर यहाँ से भी तो आगे कोई ब्लड वेसल निकलता होगा, तो यहाँ पे भी एक वॉल्व होगा। ठीक है, और सेम इधर भी होगा। लेफ्ट एट्रियम में भी कोई क्या आता है? कोई ब्लड वेसल आता होगा, तो एक तो यहाँ पे वॉल्व होगा उस ब्लड वेसल में, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी कोई वो ब्लड वेसल निकल रहा होगा, तो उससे ही वॉल्व होगा। तो वॉल्व की वजह से क्या हो पा रहा है? ब्लड का फॉरवर्ड मूवमेंट हो पा रहा है। नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड दोनों ही साइड चला जाएगा। ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब राइट वेंट्रिकल जब तक ब्लड आएगा तब तक वो वॉल्व क्या रहेगा? खुला रहेगा। और जैसे ही ब्लड से ये राइट एट्रियम भर गया
वैसे ये वॉल्व क्या होगा, क्लोज होगा। अब ये वॉल्व क्लोज कैसे होगा? कुछ स्ट्रक्चर, कोई दिमाग हमारे हार्ट को बता रहा है कि वॉल्व क्लोज हो जाओ, तो ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे ये जब खून यहाँ पे भरना चालू होता है ना, अच्छा एक और बात है, देखो कि पहले क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है कि हमारा जो राइट एट्रियम या राइट कोई सा भी चैम्बर, उसे अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्शन से पहले वो जितना फूल सकता है मतलब जितना फिल हो सकता है उतना हम फिल करेंगे। जब पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स अच्छा आ पाता है। आप खुद सोचो, आपको एक बलून को दबाना है या फोड़ना है, तो बलून दबाओगे या अच्छे से फूटेगा कब? जबकि बलून पूरा फूला हुआ। पिच के बलून को ही मैं बोलूं कि इसे और दबा, तो कितना दबेगा? अरे उसमें वो उसे पूरा फूला होना चाहिए ना। तो सेम यहाँ में भी है। अब देखो, अगर ये इधर बाहर क्या था, वीना कावा, ये क्या है, राइट एट्रियम, और वो क्या है, राइट वेंट्रिकल, है ना। यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये भी दरवाजा खुला है, मतलब ये भी वॉल्व खुला है और ये भी वॉल्व अगर खुला है, ये दोनों वॉल्व खुले हैं, तो क्या होगा, ब्लड यहाँ से आएगा और डायरेक्ट वहां चला जाएगा। तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा राइट एट्रियम को पूरा फूलने का, और जब मौका ही नहीं मिलेगा पूरा फूलने का तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो पाएगा क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले वो वाला दरवाजा हम बंद करेंगे, पहले वो दरवाजा बंद होगा, फिर इस राइट एट्रियम में पूरा ब्लड भरेगा। जब पूरा ब्लड भर जाएगा ना, तो ब्लड ही अपने प्रेशर से इस दरवाजे को बंद कर देगा। दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है ना, अंदर की तरफ खुल रहा है, तभी तो अंदर वाली चीज प्रेशर लगा के दरवाजा बंद कर सकती है। अगर दरवाजा बाहर की तरफ खुलता तब तो बाहर वाली चीज दरवाजा प्रेशर लगा के बंद कर पाती। तो एक और चीज समझ पा गए कि अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि बेटा ये वॉल्व खुलता किस साइड है, वीन की साइड खुलेगा कि एट्रियम की साइड खुलेगा? ये दरवाजा किस साइड खुल रहा है बेटा? एट्रियम की साइड। अगर सेम आगे भी अगर देखें, है ना, कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में दरवाजा किस साइड खुलेगा, राइट एट्रियम की साइड खुलेगा कि राइट वेंट्रिकल की साइड? एट्रियम की साइड नहीं, वेंट्रिकल की साइड। ब्लड को जिस डायरेक्शन में जाना है ना, उस डायरेक्शन में खुलता है ना। नहीं तो अगर खुद सोचो कि अगर ये जैसे कि वो दरवाजा है ना, वो दरवाजा है, वो बंद तो हो नहीं पाएगा। बंद हो जाएगा क्या? बंद करके दिखा तो बेटा, बंद हो गया। अब खुद सोचो, अब इस डिजाइन के हिसाब से हमारा वॉल्व किधर खुल रहा है, राइट एट्रियम में खुल रहा है, और ये दरवाजा इस रूम में खुल रहा है ना। तो यहाँ के हिसाब से राइट एट्रियम में अगर दरवाजा खुलता है तो क्या होता, यहाँ तो हमेशा ही ब्लड का मूवमेंट तो इधर से उधर का है, तो हमेशा ही ब्लड इधर से उधर का प्रेशर लगाएगा। तो जब इधर से उधर का प्रेशर लगाएगा तो वो हमेशा ही उस दरवाजे को बंद करेगा, तो फिर ब्लड तो जा ही नहीं पाएगा कभी किधर, वेंट्रिकल में। तो इसीलिए ये दरवाजे का पोजीशन सही नहीं है। ये दरवाजा किस साइड खुलना चाहिए, उस रूम में खुलना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलना चाहिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा तो एक तो ये प्रॉब्लम खत्म कि दरवाजा मोशन से बंद हो पाएगा। अब जब ब्लड उधर पहुंच जाएगा, तब जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा भरने लग जाएगा, तब वो खुद ही ब्लड प्रेशर लगा के दरवाजा उधर से बंद कर पाएगा। ठीक है क्या? चलो, तो आप देखते हैं कि ब्लड आया, इंफीरियर वीना कावा इधर खड़ा है ब्लड लेके, हमने क्या किया, ये वाला वॉल्व ओपन कर दिया अंदर, और वो वाला वॉल्व क्लोज कर दिया। हमने ये वाला वॉल्व क्लोज रखा, और जबकि ये वाला वॉल्व मैंने क्या किया, ओपन किया। अब उसके बाद ब्लड आना भरना चालू हो गया, कहाँ पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड भरना चालू हो गया। ब्लड भरेगा कब तक, ये वॉल्व खुला है, ब्लड जब तक कि पूरा राइट एट्रियम भर नहीं जाता। फिर जैसे ही राइट एट्रियम भरेगा, तब वैसे ही ये ब्लड अपने प्रेशर से दरवाजा मतलब वॉल्व बंद कर देगा। तो ये वॉल्व हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर से वही बात देखो, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम तो इतना ही है। अरे अगर मैं पूछूं कि बेटा इस रूम में कितना ब्लड भर सकते हो आप, तो जितना वॉल्यूम है उतना भर सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। तो अंदर वाली जो लिक्विड है वो तो पिचक के सॉलिड तो बन नहीं जाएगा। अरे हाँ, वो जरूर जगह ढूंढेगा कि मैं कहाँ भाग सकता हूँ, तो वो उस दरवाजे पे प्रेशर मारेगा। अरे ये दरवाजा तो देखो, ये दरवाजा तो अंदर से ही बंद हो रहा है, तो इसमें कितना भी प्रेशर मारूंगी खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। लेकिन वो दरवाजा तो किस साइड खुलता है, उस साइड
खुलता है, तो उस साइड खुलता है तो उस पे प्रेशर मारेंगे तो वो खुलेगा ना, तो वो खुल जाएगा। और वो खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये खुलेगा, इस साइड खुलेगा कि इस साइड खुलेगा, नीचे की साइड, मतलब वेंट्रिकल की साइड खुलेगा और ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में भी सेम चीज होगी। क्या होगा, जब यहाँ पे ब्लड ये ओपन होगा तब बताओ ये वाला क्लोज होगा क्या, यस सर, क्लोज होगा। फिर यहाँ पे ब्लड पूरा आएगा, जब पूरा ब्लड भर जाएगा, जब पूरा ब्लड भर जाएगा तब ये वापस क्या हो जाएगा, क्लोज, ये धक्का मार के ब्लड से क्लोज कर देगा। अब फिर राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर क्या हो जाएगा, ये वाला तो अंदर से बंद है, तो उधर कितना ही प्रेशर मारेंगे हम नीचे से खुलेगा नहीं। ये किधर खुलता है, ये बाहर की तरफ खुलता है, तो इसमें प्रेशर मारने से खुलेगा दरवाजा। और कहाँ चला जाएगा ब्लड, कहाँ जाएगा बताओ, वीना का वीना कावा से तो आया है, जाएगा ब्लड आर्टरी, कहाँ जाएगा आर्टरी। अब देखो, अब यहाँ से हम दूसरा पढ़ते हैं कि अब आर्टरीज, अब ये कौन सी आर्टरी, तो देखो ये वाली आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, क्या पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का मतलब पता है आपको, पल्मोनरी पता है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनरी मतलब तो वो आर्टरीज जो कि लंग्स तक ब्लड ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जाएगी, ये आर्टरी पहुंच गई कहाँ पे, ये आर्टरी, ये मिटा रहा हूं यहाँ से, ये आर्टरी कहाँ पहुंच गई, लंग्स पे पहुंच गई, ये लंग्स पे पहुंच गई, ये दोनों लंग्स हैं। और लंग्स में क्या होगा, ये आर्टरीज डिवाइड होके सेम क्या बनाएंगी, बहुत सारी कैपिलरीज। कैपिलरीज कहाँ, किस पार्ट में, लंग के किस पार्ट में बनेंगी, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, कहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, ब्रोंकस में, ट्रैकिया में, तो ये कहाँ पहुंचेंगे, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में कैपिलरीज बनाएंगी। कैपिलरीज में क्या होगा, सेम चीज, हम बाहर से जो एयर ले रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से, मतलब हमारे लंग्स से एल्वियोलाई में, लंग्स की साइड से किधर, किस साइड में पहुंच जाएगी, ब्लड में पहुंच जाएगी, आर्टरीज मतलब कैपिलरीज में पहुंच जाएंगी। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उल्टा होगा। यस सर। अब दिमाग लगाओ, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उल्टा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में वो कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन कम है, बाहर तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, मतलब वो हवा जो हम सांस ले रहे हैं वही हवा तो लंग्स में जा रही है ना। यस सर। तो वो वहां पे डिफ्यूजन कैसा होगा, ब्लड से लंग्स की साइड होगा, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, एल्वियोलाई में होगा, किसके थ्रू होगा, कैपिलरीज के थ्रू। अरे हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर वापस ये कैपिलरीज, ये आर्टरी डिवाइड होके कैपिलरीज बनी, अब कैपिलरीज यूनाइट होके क्या बनाती हैं, अरे आर्टरी तो डिवाइड होके कैपिलरी बनाती है, बाकी वापस से कैपिलरी जुड़ के क्या बनाती हैं, वीन्स, है ना। अब यही वीन जो है, और ये वीन है कौन सी, अरे आर्टरी कौन सी थी, पल्मोनरी, तो कैपिलरी भी कौन सी होगी, पल्मोनरी, तो वीन भी कौन सी होगी, पल्मोनरी। और ये आएगी कहाँ पे, ये आएगी लेफ्ट एट्रियम में, ये आएगी। अब यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, खुद सोचो, हार्ट का सिर्फ क्या काम है, ब्लड को पंप करना, हार्ट ऑक्सीजन दे रहा है क्या, तो ये वीना का वो बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया था कि डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। यही ब्लड तो राइट एट्रियम में गया, यही ब्लड तो लेफ्ट एट्रियम में गया, यही ब्लड तो कहाँ पे आया, पल्मोनरी आर्टरी में, यही ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में, और लंग्स ही क्या मिलाएंगे उसमें, ऑक्सीजन। तो मतलब ये कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन हमने तो हमेशा पढ़ा है कि आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, तो यही एक्सेप्शन है। हर बाकी बॉडी की हर आर्टरी में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, लेकिन लंग्स के केस में उल्टा है। लंग्स के केस में, मतलब लंग्स मतलब पल्मोनरी, जो आर्टरी लंग्स को जा रही है उसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। अरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तभी जाएगा ना वो, तभी तो लंग्स उसमें क्या मिलाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन मिला देगा वो,
यहाँ पे क्या मिला दिया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मिलाएगा तभी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो CO2 को तो हम निकाल के फेंक देंगे बाहर, माइनस कर दिया मैंने CO2 को, और हम क्या जोड़ देंगे? ऑक्सीजन प्लस कर देंगे। इसका मतलब ये जो पल्मरी वीन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेकिन वीन्स में तो क्या होता है? लेकिन लंग्स के केस में वीन्स में क्या होगा? तो हमेशा ये याद रखना कि आर्टरी मतलब हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नहीं। अगर आपका ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि विच ऑफ दीज आर ट्रू और फॉल्स, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फॉल्स है ना। अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट दूं, आर्टरीज मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हाँ मोस्टली ऑक्सीजनेटेड, लेकिन किस केस में? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड। सेम गोज विद वीन है ना, ऑल वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो फिर हम आर्टरी और वीन की अच्छी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? ये डेफिनेशन तो हमारी फेल हो रही है। अरे अगर मैं ऐसा डेफिनेशन बनाता कि आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स जो कि सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, तो ये डेफिनेशन तो गलत हो जाती, क्योंकि ये डेफिनेशन तो पल्मोनरी वीन पे फिट होती ही नहीं। और वीन्स आर दोज ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर वो भी गलत हो जाता। तो फिर हम अच्छा डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल जो कि हमेशा हार्ट से दूर ब्लड को ले जाते हैं। अरे ये तो हर केस में सही है। और वीन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमेशा हार्ट में ब्लड लाते हैं, हार्ट की तरफ ब्लड लाते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी हर जगह काम करेगी। अरे वो वीन कैसी भी हो, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो उसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वो हमेशा हार्ट की तरफ ब्लड लाएगा। और जबकि आर्टरीज क्या करेगा? हमेशा हार्ट से दूर ब्लड ले जाएगा। ठीक है। तो अगर आर्टरी और वीन के डेफिनेशन पूछे तो आप ये वाली डेफिनेशन बताएंगे क्या? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वीन्स आर द ब्लड वेसल व्हिच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। चलो अब आगे की कहानी देखते हैं। ये वीन्स में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो हमें सही, अगर सही मैं फोटो बनाऊं तो मैं ये लाल कलर से बनाऊंगा क्या? ये अरे क्योंकि आर्टरी है ना, इसमें क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसलिए मैं इसे ब्लू कलर से बना। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे बॉडी में या ब्लू और रेड अलग अलग नहीं होता है। बॉडी में तो आपको सेम ही कलर दिखेगा। हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि सभी वीन्स ब्लू कलर की होती, आर्टरीज रेड कलर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सिंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसे ब्लू कलर से दिखाया। और वीन क्या ला रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है क्या। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में भी वही सेम चीज होगी। ये हमारा पल्मोनरी वीन है, ये पल्मोनरी वीन है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम में हमारा रूम पल्मोनरी वीन लेके आया ब्लड। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला जो गेट है, ये वाला जो वॉल्व है, ये ओपन करेंगे। किस साइड? अंदर की साइड कि बाहर की साइड? और ये वाला जो वॉल्व है ये ओपन रखेंगे कि क्लोज रखेंगे? वो क्लोज रखेंगे। फिर इसमें ही ब्लड भरेगा, जब तक भरेगा तब तक कि वो फूल नहीं जाता है और बैक प्रेशर नहीं मारता है दरवाजे पे। अरे इस वॉल पे बैक प्रेशर मारेगा ना जब भरेगा तो, और भरेगा, अरे देखो भरना यहाँ से चालू होगा, खुद सोचो, भरना यहाँ से चालू होगा, भरते भरते जब वो पूरा भरने लगेगा तब यहाँ पे प्रेशर लगेगा ना, और तब प्रेशर लगेगा तो बंद होगा। अरे समझ, ये बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में सेम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये तो दरवाजा बंद है, इधर में कितना ही प्रेशर मानो ये खुलेगा नहीं। आगे वाला दरवाजा मतलब आगे वाला वॉल खुल जाएगा, ये वाला वॉल खुल जाएगा अंदर की साइड, मतलब एट्रियम की साइड या वेंट्रिकल की साइड, ठीक है। फिर ब्लड इसमें आ जाएगा, फिर सेम जब इसमें आएगा तब ये वाला वॉल क्लोज होगा, फिर इसमें भरेगा ब्लड। फिर जब ये पूरा भरते भरते इस लेवल पे पहुंच जाएगा तो इसे बैक प्रेशर से लगा के दरवाजा बंद करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा, और वॉल्व ओपन हो जाएगा तो किधर ओपन होगा? जरूर किसी ब्लड वेसल में ओपन होगा। कौन सा ब्लड वेसल इधर? हाँ, लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है? एओर्टा। क्या नाम है? एओर्टा।
और ये एओर्टा कहाँ पे ब्लड ले जाएगा, फिर ये एओर्टा डिवाइड होगा और अलग अलग ऑर्गन्स में हमारे जाएगा ब्लड, ब्रेन में, मसल्स में, लीवर में, बोन्स में, स्टमक, इंटेस्टाइन, जगह जगह है। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो अच्छा एक बात बताओ, देखो हमारे देखो तो इस हिसाब से हमारा जो राइट साइड वाला हार्ट है उसमें लेफ्ट साइड वाले हार्ट से कभी भी कुछ मिला है क्या? राइट वाला बिल्कुल ही आपने अलग सिस्टम रखा है, उसने लेफ्ट वाले ने अलग सिस्टम रखा है ना? तो इसीलिए और उसमें एक और चीज देखें तो राइट साइड में हमेशा कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीनेटेड। जबकि लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहाँ से पल्मोनरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ये समझ आ रहा है? तो इसे तो हम देखो ये वाले सर्कुलेशन को तो मैं क्या बोल दूंगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये वीन कहाँ से आ रहे हैं? ये इंटीरियर वीना कावा है ना, ये कहाँ से आ रहा है इंटीरियर वीना कावा? पूरी बॉडी से, है ना? तो ये पूरी बॉडी से आ रहा है और पूरी बॉडी को ब्लड कहाँ से जा रहा है? ये एओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड भेज रहा है ना, बॉडी हमारी पूरी बॉडी को ब्लड यहाँ से गया और वीन ब्लड वापस से यहाँ से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल्स ने ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल दिया, तो वो वीन्स बन गए और वीन्स वापस बन के क्या आ गए? इंटीरियर वीना का। और वो कहाँ ओपन हुए? राइट एट्रियम। और एओर्टा कहाँ से निकला? तो ये जो सर्कुलेशन है इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टम क्योंकि बॉडी को सिस्टम बोल रहे हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इसे हम कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग्स का है सर्कुलेशन। अरे ये लंग्स में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन समझाओ तो आप क्या बोलोगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी निकली, कौन सा ब्लड लेके? राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी निकली, राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीनेटेड। कहाँ जाएगी? लंग्स में। एल्वियोलाई तक जाते जाते वो क्या बना दी कि बहुत सारी कैपिलरीज बना देगी, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, ये एक्सचेंज होगा ना वहाँ पे, और एक्सचेंज के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन आ जाएगा उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाएगा। अब फिर जब वो वापस वीन्स बनेंगी तो उसमें कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। और वो पल्मोनरी वीन कहाँ आगे ओपन होगी? लेफ्ट एट्रियम। तो ये वाला सर्कुलेशन आपका वीना कावा और राइट एट्रियम। ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम? वॉल्व समझ में आए आपको? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। तो ये जो हार्ट है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसके 2-3 फायदे हैं। 2-3 फायदे क्या, मेनली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फायदा है कि ये हमें हमेशा ही इन दोनों सर्कुलेशन को अलग रखना चाहिए। किस दोनों सर्कुलेशन को? सिस्टमिक सर्कुलेशन को और पल्मोनरी सर्कुलेशन को। क्यों? ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स ना हो। जब ये दोनों ब्लड मिक्स नहीं होंगे तभी तो ज्यादा ब्लड ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो एक ब्लड ऐसा है जिसमें कि ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सारा है, और एक ब्लड ऐसा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा है, और एक ब्लड ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन बहुत सारा है। तो कौन सा सबसे अच्छा है? जिसमें ऑक्सीजन बहुत सारा है कंपेयर टू जिसमें ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट दोनों बहुत सारे हैं। तो हमें मिक्स करना है क्या ब्लड? नहीं, मिक्स नहीं करना है। अलग रहेगा ऑक्सीजन, तभी हमारे जो ब्लड तभी हमारे जो सेल्स हैं अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएंगे, तभी अच्छे से एनर्जी बन पाएगी। तो जो सबसे एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं उनमें तो कौन सा हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। जैसे कि कौन है सबसे एडवांस? अरे ह्यूमन किसके अंडर में आते हैं? मैमल्स। और मैमल्स से पहले कौन है? बर्ड्स। तो मैमल्स और बर्ड्स में क्या होता है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन सबके नसीब में नहीं है 4 चैम्बर्ड हार्ट। किसके नसीब में नहीं है? रेप्टाइल्स में ना, ये दोनों रेप्टाइल्स की बात करते हैं अगर, तो रेप्टाइल्स में दोनों एट्रियम तो अलग अलग हैं, दोनों वेंट्रिकल के बीच में दीवार भी बनी है, लेकिन वो दीवार पूरी नहीं बनी है, आधे से ज्यादा बनी है दीवार और नीचे से कनेक्टेड है। तो आप खुद सोचो, उनमें जब इंटीरियर वीना कावा से ब्लड आता होगा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड, अरे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब यहाँ पे आके तो दोनों ही मिल गए, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, तो मिक्स हो गया।
तो उनका ब्लड बहुत ज्यादा, मतलब उनके ऑर्गन बहुत ज्यादा एफिशिएंट काम कर पाएंगे? नहीं, है ना, क्योंकि एफिशिएंट तो तब होगा जब आपका ब्लड बिल्कुल ऑक्सीजन रिच हो, लेकिन ऑक्सीजन रिच रहेगा तो यहाँ पे नहीं हो। तो रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है? ये 4 चैम्बर होने वाला था, बस ये थोड़ा सा इतना सा इनकम्प्लीट रह गया। एम्फीबियंस में क्या होता है? रेप्टाइल से पहले एम्फीबियंस, फ्रॉग्स वगैरह, उनमें ये वाली दीवार भी नहीं होती है, मतलब उनमें बस एट्रियम अलग होते हैं और वेंट्रिकल एक ही होता है, कॉमन वेंट्रिकल होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एक जगह आ जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एक जगह आएगा। तो रेप्टाइल्स में तो कम से कम थोड़ी दीवार थी, यहाँ पे थोड़ी भी दीवार नहीं, कॉमन है। तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है। इसमें एम्फीबियंस 3 चैम्बर्ड है। फिश वगैरह में जाएंगे तो उनमें एट्रियम भी अलग होता है, सॉरी एट्रियम भी सेम होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने चैम्बर रह गए? बस 2 चैम्बर, एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस ये इवोल्यूशन देख सकते हो, है ना, इवॉल्व होके इंसान जो है, मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, कैसे एडवांस होता जाता है, उसका एक एग्जांपल है ये हार्ट के केस में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो, कभी भी राइट हार्ट का ब्लड लेफ्ट हार्ट में जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो जाएगी? मिक्सिंग हो जाएगी। लेकिन आपने सुना होगा कई बच्चों को दिल में छेद होता है, सुना है ना, कि छोटा बच्चों से दिल में छेद है। तो दिल में छेद है से क्या मतलब है? अरे छेद है मतलब छेद होगा तभी तो ब्लड आएगा जाएगा ना, तो फिर छेद नहीं होगा तो क्लोज हो गया, बॉल बन गया। फिर छेद ऐसे मतलब ये है कि जो राइट और लेफ्ट हार्ट जो डिवाइडेड है ना, जो उनके बीच में ये वॉल है, जो दीवार है, इन दीवार में छेद है, मतलब इस एट्रियम और वेंट्रिकल के वॉल में बीच में एक होल बन गया, लेट्स। तब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इधर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड सिर्फ इधर नहीं जाता है, ब्लड इधर भी जाता है। ठीक है, जब इधर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड सिर्फ इधर नहीं जाता है, इधर भी जाता है। ठीक है, क्या ठीक है? yes, अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? no, एक और बात बताऊं, तो ये जो छेद है एक्चुअल में ये सब में ही होता है, हाँ, लेकिन कब होता है सब में? जब सभी क्या होते हैं, फीटस होते हैं, मतलब जब माँ के पेट में होता है तब सब में होता है। क्यों? क्योंकि सोचो, आप तो हो माँ के पेट में, आप सांस ले सकते हो क्या? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते हो। आपका लंग्स तब तो क्लोज्ड है, तो तब लंग्स पिचका हुआ रहता है, ऐसा है ना। तब फिर लेकिन जिंदा तो तब भी हो, जिंदा हो तभी तो ग्रोथ हो रही है, तो फिर कहाँ से कार्बन, ऑक्सीजन तो सबको ही चाहिए ना, अरे सेल्युलर रेस्पिरेशन तो सबको ही करना है, तो तब कहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है आपको? तो तब एक्चुअली कहाँ से मिलता है? अम्बिलिकल कॉर्ड सुना है? अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं, अरे बच्चे पैदा होते तो यहाँ से एक पाइप जुड़ा होता है ना, आपने देखा होगा आपके छोटे भाई बहनों। फिर वो पाइप किससे कनेक्टेड होता है? मदर में जो यूट्रस होता है, मदर का यूट्रस, उसमें एक खास ऑर्गन बनता है, प्लेसेंटा बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो मदर के जो ब्लड वेसल्स हैं एक्चुअल में वो ऑक्सीजन लेके आते हैं, वो ग्लूकोज लेके आते हैं और वो सभी न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं जो कि जरूरत होती है एक ऑर्गेनिज्म को। तो मदर के ब्लड वेसल ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये सब लाते हैं और प्लेसेंटा के थ्रू वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है बच्चे को मिलते हैं, है ना। वो जो अम्बिलिकल प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत सारे ब्लड वेसल से मिलके बना होता है। प्लेसेंटा के उस साइड है ना, तो क्या है, मदर के ब्लड वेसल्स हैं, और प्लेसेंटा के इस साइड बच्चा है, यूट्रस में है फीटस, तो प्लेसेंटा के इस साइड फीटस के ब्लड वेसल्स हैं। तो ये फीटस की आर्टरी है और फीटस के वीन्स हैं, और ये फीटस की आर्टरी और वीन्स जिस पाइप में रहते हैं उसी को आप अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हो, है ना। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या है, फीटल आर्टरीज और वीन्स हैं जो कि मदर से ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेके आ रहे हैं, है ना, और बच्चे को वही ट्रांसफर करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम यहाँ पे सभी के
क्योंकि उस टाइम ये वाला काम तो कर ही नहीं रहा है आपका, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन तो काम कर ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे ब्लड घूमता रहता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है क्या? ऑक्सीजन फिर कहाँ से आ रहा है? तो ऑक्सीजन तो आ रहा है यहाँ से, अरे यहीं पे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है ना, तो ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ से, और वो ऑक्सीजन कहाँ मिल जाता है? बॉडी के सर्कुलेशन में ऑक्सीजन दे देता है वो डायरेक्ट, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजन जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है ऑक्सीजन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा? है ना। तो इसीलिए तो फिर ब्लड को अगर वॉल बीच में ये छेद नहीं होता तो डायरेक्ट यहाँ से यहीं ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन घूम के क्या बोलना यहाँ पहुंचा ऑक्सीजन, यहाँ पहुंचा ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पहुंचा ऑक्सीजन, और यहाँ से फिर कहाँ चला गया? लंग्स में गया, और साथ में यहाँ पे होल होने से यही ऑक्सीजन सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी आ गया डायरेक्ट। ठीक है क्या? तो क्योंकि यहाँ पे लंग्स बस जिंदा रहने के लिए वो बस रेस्पिरेशन कर रहा है अपना, अरे लंग्स भी तो सेल से ही बना है ना, तो उसे भी थोड़ी बहुत तो रेस्पिरेशन उसे भी करनी पड़ेगी। तो उस ऑक्सीजन, वो बाकी ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकता है, लेकिन वो ऑक्सीजन ले सकता है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो इधर ऑक्सीजन ले तो लेगा रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन ऑक्सीजन जोड़ सकता है क्या, दे सकता है क्या और ब्लड को? नहीं दे सकता है। तो अगर हम ये वाला, अगर यहाँ पे छेद होता ही नहीं तो यहाँ तक जब ब्लड आता तब तक तो और ऑक्सीजन कम हो जाता, और ऑक्सीजन कम हो जाता तो और ऑक्सीजन कम बॉडी में जाता, और बॉडी में कम ऑक्सीजन जाता तो कम ऑक्सीजन ब्रेन को मिलता, कम ऑक्सीजन लीवर को मिलता, तो बच्चे का डेवलपमेंट ब्रेन का लीवर का ये सब अच्छा नहीं होता, तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता, या हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम ये मतलब नेचर ने ये सोचा कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लंग्स के पास पहुंच रहा है वही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बॉडी के हर हिस्से में पहुंचे, तो हमने एक रास्ता इधर बना दिया कि इधर से डायरेक्ट कहाँ जाएगा ऑक्सीजन, एओर्टा से होके बाकी जगह। तो मतलब घुमा फिरा के फीटस में भी हमारे दिल में छेद होता है, लेकिन जब हम पहली सांस लेते हैं और जब बच्चा पहली सांस लेता है तो क्या करता है? हंसता है ना खूब जोर से, रावण जैसे। हाँ, तो जब बच्चा कहाँ से रोता है ना तो एक सब्सटेंस रिलीज होता है ना, ब्रेडिकाइनिन, उससे ये भर जाता है रास्ता और ये बंद हो जाता है दीवार। अब यही जो रास्ता है कई बच्चों में बंद नहीं हो पाता है, और जिन बच्चों में नहीं बंद हो पाता है उन्हीं बच्चों में हम बोलते हैं कि उनके दिल में क्या है? अरे ठीक है क्या? तो दिल में छेद हम सभी के था, हम लोगों ने अपने छेद को भर दिया है मेहनत करके, हमने मेहनत की ना, क्यों? क्योंकि हम खूब तेज रोए थे। तो बच्चा, तो इसीलिए आपने मूवी में देखा होगी बच्चा रोए तो वो अच्छा है ना, तो वो अच्छा, एक तो अच्छा इसलिए क्योंकि बच्चा रो तभी पाएगा जब एयर पहुंचेगी अंदर लंग्स में, और दूसरा ये भी है कि जब बच्चा रोता है ना तब ये फीलिंग होती है इसकी। ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम? चलो, तो ये हमने क्या क्या देख लिया? ब्रीदिंग पता था हमें, लंग्स का स्ट्रक्चर देखा था, ट्रांसपोर्ट देख लिया हमने, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता जाता है, ये दोनों स्टेप्स देख लिए हमने रेस्पिरेशन के। लास्ट स्टेप रेस्पिरेशन का देखें, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो ये भी हमने देखा हुआ है। याद करो, ये मैं मिटा रहा हूँ, याद करो। तो मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस का ही ठीक उल्टा क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस का वो बताओ, फॉर्मूला बताओ, उल्टा बताओ, उल्टा। हाँ, उल्टा बताना, मतलब प्रोडक्ट्स को पहले फूड मतलब C6H12 प्लस कितने O2? सनलाइट, मतलब सनलाइट, अरे सनलाइट नहीं बेटा, एनर्जी बनाने के लिए तो हम कर रहे हैं ना, प्लस अब उधर प्रोडक्ट्स जो थे फोटोसिंथेसिस में कौन कौन थे प्रोडक्ट्स? CO2 और अरे है ना, और ये लिख दो 6 इधर, 6 इधर, इधर 12 इधर 6, अरे हाँ क्या, यही क्या है आपका? अरे क्या है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? ये कहाँ पे होगा?
सेल में तो होगा, सेल में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, अब वो वाली बात करते हैं। कौन सी? वो वाली एरोबिक और अनएरोबिक है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं तब क्या होगा? हाँ, मर नहीं जाएंगे, एक्चुअली मरते नहीं हम बड़े डीप किस्म के, हम बहुत जल्दी नहीं मरते हैं। हम क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो लास्ट टाइम तक पूरी मेहनत करता है कि वो ना मरे, है ना, तो मरते नहीं हम ऑक्सीजन बिल्कुल ना मिले तो। फिर क्या होता है? एनर्जी, तब भी हमें एनर्जी मिलती है, तब भी हमें क्या है, इस ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, लेकिन तब जो एनर्जी मिलेगी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जितनी एनर्जी मिल रही थी, मतलब इस रिएक्शन में जितनी एनर्जी मिल रही थी उससे बहुत बहुत कम मिलेगी। हमें एनर्जी मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप शुरू में दौड़ना चालू करते हो, मैं बोलूं कि आप बेटा यहाँ से राजवाड़ा दौड़ के जाओ, है ना, यहाँ से दौड़ना चालू किया, यहाँ से हो सकता है आप मरी माता तक तो अच्छे से दौड़े, मतलब बहुत ज्यादा थके नहीं, है ना। उसके बाद जो है आपकी हालत खराब होने लग गई, बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा क्या हो गया था, ब्रीदिंग बढ़ गई थी। अरे दौड़ते हैं तो ऐसा होता है। और तब क्या है, तब आपके मसल्स भी बहुत ज्यादा, अरे दौड़ रहे हो मतलब काम कौन कर रहा है? मसल्स। हार्ट का भी काम बढ़ गया है क्योंकि वो ज्यादा पंप कर रहा है ब्लड, रेस्पिरेशन, लंग्स का ही काम बढ़ गया, मतलब सबका ही काम बढ़ गया, और उसमें भी सबसे ज्यादा मसल्स का काम बढ़ गया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऑक्सीजन बहुत सारा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मसल ज्यादा काम करें तो एनर्जी भी तो बहुत ज्यादा चाहिए, तो सिंस एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए इसलिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन अब आपको क्या हो रहे हो, आप देखना, जब आप नॉर्मल हम सांस लेते हैं ना, तो जनरली वो डीप सांस लेते हैं ना, डीप इंस्पिरेशन, जैसे अभी नॉर्मल करते हैं ना, तो हम क्या डीप इंस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी सांस तेज चलने लग जाती है तो हम उतना डीप सांस नहीं लेता, बस ऊपर सांस इधर तक अंदर तक जाती नहीं। अरे ये है। और जब उल्टा जब योगा करते हैं तो हम क्या सीखते हैं कि सांस को पूरा अंदर तक लेना है और इवन रोक के रखना है सांस को अंदर लेने के बाद। लेकिन जब उल्टा जब हम डर जाते हैं या जब घबरा जाते हैं तब हमारी सांसें तेज चलने लगती है। तब क्या होता है, तब ऑक्सीजन, हम सांस तो तेज चलने लग गए लेकिन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है जितना ज्यादा अंदर जाना चाहिए उतना ज्यादा अंदर एक्चुअल में जा नहीं पा रहा है। तो उस टाइम क्या होता है, मसल्स को प्रॉपर जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए, हमारे दौड़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स पैर के मसल ज्यादा यूज हो रहे होंगे ना, ऐसे तो सभी यूज होता है, हम ऐसे ऐसे करते भागते हैं, ऐसे तो भागते नहीं। तो मोस्टली पैर के मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हम एनर्जी ऐसे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करवाने के लिए। तब उस केस में क्या होता है, तब इस केस में ये हमारा जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीजन के बिना हम रिएक्शन करवाते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है, उसमें भी हमें एनर्जी मिलती है लेकिन पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। कौन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है? ग्लूकोज। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एलपीजी है, सीएनजी है, ये हमारे क्या है, क्लीन फ्यूल्स है ना, क्लीन फ्यूल्स बोलते हैं। और दूसरा एक नॉर्मल आग है, जैसे कि खाना बनाना है हमको, है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप वो गांव वाले चूल्हे पे बना सकते हो लकड़ी से और एक गैस पे बना सकते हो। तो लकड़ी के चूल्हे पे बनाओगे तो आप दोनों में ही आग लग रही है, लेकिन लकड़ी के चूल्हे पे क्या बना रहे हो तो आप आग लग रही है तो वो क्या, जो लकड़ी है पूरी तरीके से जल जा रही है क्या, पूरी तरीके से गायब हो जा रही है क्या? नहीं। क्या हो जाता है, वो जब हम खाना बनाते हैं तो नीचे क्या बन जाती है, वो लेयर आ जाती है ना, कौन सी, ब्लैक कलर की, जिसको हम निकाल के टीका लगा लेते हैं, अच्छा मुंह पोंछ लेते हैं, ठीक है, वो ब्लैक लेयर बन जाती है। जबकि जो सीएनजी है, एलपीजी है, उसमें आग पूरी तरीके से जल जाती है, उसमें कुछ बचता है क्या उसके बाद में? आपका बर्तन खराब होता है क्या? इसका मतलब वहां पे जो भी गैस जल रही थी, अरे सीएनजी गैस है ना, वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तभी तो जल रहे हैं ना, तो वो जो गैस थी वो पूरी तरीके से जल गई, खत्म। जबकि इधर और जो हमारा वुड है, जो लकड़ी, वो पूरी तरीके से जल पाया क्या? नहीं। तो इसको मैं अगर साइंटिफिक टर्म्स में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि सीएनजी एलपीजी गैस का
फुल्ली ऑक्सीडेशन हो जाता है, जबकि हमारे वुड का फुल्ली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अरे हाँ, ठीक है। और इसी वजह से सीएनजी या एलपीजी खाने को जल्दी बना देते हैं और ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। अरे लकड़ी के चूल्हे के कंपैरेटिवली हमारे गैस पे खाना जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि ज्यादा हीट बन रही है, ज्यादा एनर्जी बन रही है ना? और जबकि यहाँ पे कम एनर्जी बन रही है। सेम एग्जांपल आप अगर गाड़ियों में लो, गाड़ियों में अगर आपका क्लीन फ्यूल है, मतलब पेट्रोल या डीजल जो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो अच्छे से जल रहा है, तब तो गाड़ी में कम धुआं निकलेगा, ऐसा धुआं निकलेगा जो कि आपको दिखेगा भी नहीं, है ना? लेकिन गाड़ी में अगर इंजन ऑयल भी साथ में जल रहा है, अरे इंजन ऑयल भी साथ में जल रहा है, तो फिर थोड़ा धुआं निकलेगा। और तो जब थोड़ा धुआं निकलेगा तो आपकी गाड़ी अच्छा एवरेज देगी क्या? अच्छा एवरेज कब देगी? जब धुआं नहीं निकल रहा था, जब से पेट्रोल जल रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से जल जाता है, लेकिन इंजन ऑयल पूरी तरीके से जलता नहीं। इन सब घुमा फिरा के बोलने का मेरा बस मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन के साथ पूरी तरीके से अच्छे से रिएक्शन होता है तो एनर्जी ज्यादा बनती है कि कम बनती है? और जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो यहाँ पे हमें पता है कि हम जब दौड़ रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है, एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी कम बनेगी। और वहां पे क्या हो रहा था, लकड़ी जब जल रही थी तो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो रही थी। जब हम लकड़ी का चूल्हा जला रहे थे तो वो लकड़ी किस फॉर्म में रह जा रही थी? कार्बन छोड़ दे रही थी ना। अरे वही कार्बन शूट जमा हो जाता है तो काला वो लेयर बन जाता है। और जबकि जब पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होती है तो पूरा ही गैस बन जाता है। यहाँ पे पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा था इस रिएक्शन में, तो पूरा ही गैस बन जा रहा था, है ना? हाँ, पानी भी बन रहा था, लेकिन मोस्टली गैस के फॉर्म में उठ जा रहा था। अब खुद बताओ, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये ग्लूकोज पूरी तरीके से सिर्फ गैस बनेगा क्या? नहीं, जरूर ये कुछ और चीजें, जैसे कि लकड़ी जलाने पे वो जो ब्लैक वो छूट जा रहा था, वैसे ही ग्लूकोज भी जब पूरी तरीके से नहीं ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? पाइरूवेट। क्या बनाता है? बिल्कुल जाओ, पाइरूवेट क्या बनाता है? और पाइरूवेट से में यहाँ पे भी आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन बहुत कम एनर्जी की। आपको वो करेंसी पता है? यस सर, एटीपी। एनर्जी जब बनती है तो किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट मतलब PO4-3 ग्रुप, ये पता है? यस। और एडिनोसिन एक दूसरा कंपाउंड है, ठीक है ना? तो एडिनोसिन के साथ में 3 फॉस्फेट ग्रुप को ATP बोलते हैं। जब ATP से हम एनर्जी निकाल देते हैं, हम एक बॉन्ड को तोड़ते हैं और फॉस्फेट के, तो उससे एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी से मिलने के बाद एक फॉस्फेट तो निकाल दिया, तब आपके पास 3 फॉस्फेट रह गए क्या? नहीं, आपके पास कितने फॉस्फेट रह गए? 2। और 2 को बोलते हैं डाई, तो अब नाम हो जाएगा ADP। अब नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ATP मतलब एनर्जी है आपके पास और ADP मतलब एनर्जी खत्म हो गई है। अरे चलो, तो इस वाले रिएक्शन में ना, जब ऑक्सीजन है पूरी तरीके से, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP बनते हैं लगभग। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP। अब ये ATP कैसे बनते हैं वो हमारे काम का नहीं, बहुत ज्यादा डीप है। जबकि जब ये इन ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ये होता है, ऑक्सीडेशन होता है, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब एनर्जी निकाल रहे हैं, जब पाइरूवेट बन रहा है, तब से कितने ATP बनते हैं? 2। तो देख रहे हो कितना फर्क है, कितना बड़ा फर्क है। लेकिन वो 2 ATP ही हमारे लिए हमारी लाइफ को सस्टेन कर देती है, ठीक है? तो हाँ, वो 2 ATP इतनी है कि हाँ, हमारे सेल मरते नहीं हैं, ठीक है? अपना बेसिक काम कर सकते हैं। तो जब हम दौड़ रहे होते हैं और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे मसल्स में कम होने लगता है, तब ग्लूकोज क्या बनने लगता है? पाइरूवेट। और कितने ATP बनाता है सिर्फ, है ना? लेकिन पाइरूवेट भी फर्दर एक और चीज में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं?
लैक्टिक एसिड, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टेट या लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा हो जाता है और इसी वजह से हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आप जब बहुत ज्यादा कुछ काम करने लगते हो, आप बहुत, अगर मैंने दौड़ने को कह दिया तो आप कुछ दूर तक जब तक ऑक्सीजन मिल रहा था अच्छे से तब तक दौड़ोगे तो आपके पैरों में दर्द नहीं आएगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम से के बाद आपके पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द आ जाएगा और उसकी वजह से क्या आ जाएगी, थकान होने लग जाएगी आपको। ठीक है, तो मसल के इस दर्द या थकान को हम थकान को क्या बोलते हैं? फैटीग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फैटीग। तो फैटीग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फैटीग। क्या आ जाएगा? है ना। अब देखो, ये कोई बहुत अलग तो है नहीं, बस एक ही चीज सीखी, ये आप पहले ही जानते थे। हमने एक ही चीज जानी है कि ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है तो 2 ATP देता है, और ये पाइरूवेट फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टेट। बस ये चीज। अब इसमें बस एक चीज ये कि जो ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है ना, ये तो हमेशा ही कन्वर्ट होता है। ये हमेशा ही कन्वर्ट होता है, मतलब ये जब ये वाली रिएक्शन हो रही थी ना, तब भी ये ग्लूकोज पाइरूवेट ही बनता है। ग्लूकोज कितने कार्बन का है? पाइरूवेट 3 कार्बन का होता है। तो फाइनली तो आप ग्लूकोज को तोड़ ही रहे हो ना, तो ये तो हमेशा ही होता है। तो फिर अलग क्या हुआ? तो अलग क्या क्या हो सकता है ये जानने के लिए अगर एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छा वो दिया है पेज नंबर 102 पे। ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और कितने ATP देता है? 2 ATP। और इंटरेस्टिंग बात देखो बेटा हर्षवर्धन, बैक्टीरिया यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट? बैक्टीरिया यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट है, मतलब उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? नहीं है, तो फिर उससे कहां से एनर्जी मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो ऑक्सीजन का भी कोई यूज नहीं कर सकता है। अरे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ऑक्सीजन का भी कोई यूज नहीं कर सकता है, तो वो भी कौन सा रेस्पिरेशन करेगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो। और सिंस उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो सभी चीजें होंगी कहां पे? और मैंने बताया ही कि ये स्टेप तो दुनिया का कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी केस हो, ये तो हमेशा ही होगा। ग्लूकोज से पाइरूवेट तो हमेशा ही बनेगा और हमेशा ही 2 ATP मिलेंगे। और ये कहां पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। ये कहां पे होगा? अब इस पाइरूवेट का क्या होना है ये डिपेंड करता है। तो ये वाला स्टेप बेटा, ये वाला स्टेप ऑक्सीजन हो या नहीं हो, तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, है ना। मतलब ऑक्सीजन हो या ना हो, ये स्टेप तो होगा। अब अगला स्टेप क्या होगा ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन आपके पास है या नहीं है। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन है तब तो आप क्या करोगे? इसका माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा ये, और कौन सा रिएक्शन होगा? ये जो ऊपर लिखा है। और पूरे कितने ATP बनेंगे? 38 ATP बनेंगे, है ना। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, जैसे कि हम बहुत ज्यादा दौड़ लिए और अब हमें जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन की जरूरत अब नहीं मिल पा रही है, नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन की जरूरत अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तब हमारे ये मसल्स में क्या बन जाएगा? पाइरूवेट क्या बन जाएगा? लैक्टेट। लैक्टेट या लैक्टिक एसिड एक ही बात है। कोई सा भी ये जो कार्बोनिलिक एसिड होते हैं, ये आपने पढ़ा है क्या साइंस में? COOH ग्रुप पढ़ा है? Yes, पढ़ा है? Yes, तो फिर आप जानते हो कि इन्हें कौन सा एसिड बोलते हैं हम? और क्या ऑक्सी एसिड, ऑक्जेलिक एसिड क्या बोलते हैं? जो भी एसिड बोलते हैं, नाम पढ़ के, है ना। ये जितने भी एसिड्स हैं इनमें से अगर H पार्ट हटा दें इनका तो ये CO माइनस और H प्लस के फॉर्म में रहते हैं ना। तो इसे ना ये एसिड्स हैं, ये क्या अगर इनमें से ये निकाल देते हैं तो इन्हें 8 बोलते हैं ना। लैक्टिक एसिड लैक्टेट, एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बेट, तो वो एक ही चीज है। तो ये काम होगा हमारे मसल्स में, और ये कब होगा? जब ऑक्सीजन नहीं है आपके पास। और लास्ट एक और चीज जो आप हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हो, सर आप हर चीज बोलते हो हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हो, यीस्ट।
यीस्ट पढ़ा है, फर्मेंटेशन पढ़ा होगा। Yes, sir. फर्मेंटेशन में क्या होता है? दारू बनती है, मतलब क्या कि अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अरे हाँ, तो ये लास्ट में एब्सेंस अल्कोहल मतलब कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। इथेनॉल मतलब कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। 1 कार्बन को मिथेनॉल। ये सब साइंस केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो कौन सा बनेगा? इथेनॉल। ये कहाँ पे होगा? यीस्ट में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। अरे हाँ, और साथ में ही क्या बनेगा? CO2 और वाटर। और एक्चुअली यही फर्मेंटेशन हम डोसा या कोई भी बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं तो यही फर्मेंटेशन होता है। और यही CO2 खूब सारा निकलता है तो वो उसमें छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेड्स में होते हैं, है ना। यही चीज आप पेज नंबर 102 पे देख सकते हो। ये ठीक है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? खाना खाओ।